वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपने अभी तक इस कहानी का सीजन 1 नहीं देखा है तो पहले उसे ज़रूर देख लीजिए। सीजन 1 का लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे उसे घर के अंदर आने देना हो, उसे अपने साथ रहने देना हो, या फिर उसके तकिए के नीचे अपनी सुरक्षा के लिए छिपाया हुआ हथियार मिल जाना हो, मुझे इन सब बातों की बिल्कुल परवाह नहीं थी। मेरे इस भरोसे और सहनशीलता ने बाई वेई का गला भर दिया। उसके मन में मेरे लिए हजारों शुक्रिया के शब्द थे, लेकिन एक भी शब्द उसके होंठों से बाहर नहीं निकल पाया। तभी बाई वेई के कानों में उसकी नानी की कही हुई बात गूंज उठी। जिंदगी में इंसान को एक न एक दिन सही इंसान जरूर मिलता है। बचपन में वो कभी नहीं समझ पाई थी कि उसके मॉम डैड जब झगड़ते थे तब उसकी नानी ऐसा क्यों कहती थी, लेकिन आज उसे आखिरकार इसका मतलब समझ आ गया। ऐसी खुशी पाने के लिए बहुत से लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं, लेकिन दिल की गहराइयों से उसे लगा कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि उसकी मुलाकात मुझसे हुई। उसने खुद को शांत करने के लिए कई गहरी सांसें लीं, फिर धीरे धीरे बेड के पास गई और वो फल काटने वाला चाकू, जिसने कभी उसे सुरक्षा का एहसास दिया था, चुपचाप अलमारी की दराज में रख दिया। अब उसे उस ठंडी चीज की जरूरत नहीं थी। वापस लिविंग रूम में आया तो मैं फ्रिज से दही के 2 कप निकाल रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, खाना खाने के बाद थोड़ा दही खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। लो, इसे चाट लो, बेकार मत जाने देना। बाई वेई मेरी तरफ बढ़ाए हुए उस ढक्कन को गंभीरता से देखने लगी। हल्की पीली रोशनी के नीचे मैं उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था और अपने हाथ में पकड़ा हुआ ढक्कन हल्का सा हिला रहा था। उसके कान लाल हो गए। उसने हल्का सा सिर झुकाया, अपने होंठ खोले और उस प्लास्टिक के ढक्कन की तरफ झुक गई। जैसे ही उसकी जीभ ने दही को छुआ, उसका खट्टा मीठा स्वाद उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसे बिल्ली के बच्चे जैसी प्यारी शक्ल बनाते देख मैं कुछ पल के लिए खो गया। मैंने कहा, मुझे लगा तुम्हें सादा फ्लेवर पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैंने ये तुम्हारे लिए खोला। कैसा है? उसने धीरे से कहा, काफ़ी अच्छा है। मैंने अपनी बोतल खोली और बड़े बड़े घूंट भरकर पी गया। उसने मेरे होंठों पर लगी दही देखी और बिना सोचे एक टिश्यू उठाकर उसे साफ करने लगी। लेकिन ऐसा करते ही उसे एहसास हुआ कि हम दोनों के बीच का माहौल कितना अलग हो गया है। वो जल्दी से पीछे हट गई, शर्माते हुए सोफे पर बैठ गई और दोनों हाथों से बोतल पकड़कर थोड़ा थोड़ा करके दही पीने लगी। देखने में तो वो चुपचाप दही पी रही थी, लेकिन मैं जानता था कि उसका पूरा ध्यान मुझ पर ही था। मैं दिलचस्पी से उसे देखता रहा। मेरी नज़र उसकी हल्की कांपती नाक से उसके कॉलर बोन तक पहुंची, जिससे वो शर्माकर अपने नंगे टखनों को अंदर की तरफ समेटने लगी। मैं उसकी घबराहट समझ गया और मुझे वो बहुत प्यारी लगी। मैं मुस्कुराया और उसके पास जाकर बैठ गया। मिस बाई, क्या मैं तुम्हारे कंधे का सहारा लेकर थोड़ी देर सो सकता हूँ? खाना खाने के बाद सीधे लेटना आरामदायक नहीं होता, किसी का सहारा लेकर बैठना बेहतर लगता है। बाई वेई शर्मा गई और धीरे से सिर हिला दिया। जैसे ही मैं उसकी तरफ हल्का सा झुका, मेरे बाल उसके कॉलर बोन को छू गए और उसका पूरा शरीर एकदम से जम गया, जैसे उसके शरीर का खून भी रुक गया हो। मेरी सांस उसकी गर्दन के पास से गुजरी और वो अपनी सांस रोककर पूरी कोशिश करने लगी कि उसकी सांसें मेरी लय से मिल जाएं। उसके लिए ये 5 मिनट बहुत छोटे भी लगे और बहुत लंबे भी। खिड़की के बाहर से आती हवा ने उसके बालों को बिखेर दिया और कुछ लटें मेरे माथे पर आ गिरीं, जिससे मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। उसने शरारत से हाथ बढ़ाकर वे लटें उठाईं और धीरे से मेरे माथे से हटा दी। उसी समय मैं करवट बदल गया और मेरा माथा उसके गाल से लग गया, जबकि मेरे सिर का आधा हिस्सा उसके सीने से टिक गया। तभी एक जानी पहचानी खुशबू महसूस होते ही मेरी आंखें खुल गईं। अपनी हालत समझते ही मैं तुरंत सीधा बैठ गया। मैं सच में सो गया था। सॉरी, मेरा फ़ायदा उठाने का कोई इरादा नहीं था। बाई वेई मुस्कुराकर बोली, तुम हमेशा कहते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, लेकिन देखो, तुम तो मेरा सहारा लेते ही इतनी जल्दी सो गए। थोड़ी देर और सो जाओ। उसके हाथ की गर्माहट मेरे गाल पर महसूस हुई। मैं मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला और शांति से फिर आंखें बंद कर लीं। इससे पहले ड्यूटी के दौरान मुझे हमेशा सतर्क रहना पड़ता था, इसलिए मेरी नींद हमेशा बहुत हल्की रहती थी। ये पहली बार था कि मैं किसी और के पास इतनी जल्दी और इतनी बेफिक्री से सो गया था। धीरे धीरे वो भी हवा की ठंडक में मेरा सहारा लेते हुए सो गई। सोते सोते पता नहीं कब मैं लेट गया। मेरा सिर उसकी मुलायम जांघों पर आ टिका और उसी समय मैंने हल्का सा करवट लेकर उसकी मुलायम कमर को तकिए की तरह पकड़ लिया। बाई वेई धीरे धीरे जागी। ये नज़ारा देखकर उसका छोटा सा चेहरा तुरंत लाल हो गया, लेकिन उसने ज़रा भी विरोध नहीं किया। उल्टा उसने धीरे से अपना हाथ मेरी पीठ पर रख दिया। मुझे छोटे से पिल्ले की तरह उससे लिपटा देखकर वो कुछ देर तक चुपचाप मुझे देखती रही। तभी अचानक अलार्म घड़ी बज उठी। मैं नींद से जागा तो देखा कि मैं किसी मुलायम चीज़ को पकड़े हुए था और मेरा सिर अब भी उसकी जांघों पर टिका हुआ था। मैं घबराकर तुरंत सोफे से उछल पड़ा। सावधान, उसने कहा। मैंने सिर खुजलाते हुए हैरानी से कहा, मेरे सोने का तरीका इतना खराब कब हो गया? मैं जल्दी से बाथरूम में गया और अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारे।
जब मैं बाहर आया तो देखा कि बाई वेई मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी, जैसे मेरी थोड़ी देर पहले की हरकत से उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा हो। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। सच तो ये था कि मुझे डर था कि मेरी ज़रूरत से ज़्यादा नज़दीकी उसे नाराज़ कर देगी या उसे बुरा महसूस होगा। अब जब मुझे यकीन हो गया कि उसके मन में मेरे लिए काफ़ी अपनापन और भरोसा है, तो मैंने तुरंत फैसला कर लिया, चलो तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारा सामान ले आते हैं। बाहर डूबते सूरज की रोशनी ने बाई वेई के घर की पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग को गहरे नारंगी लाल रंग में रंग दिया था। जैसे जैसे हम मुख्य दरवाजे के करीब पहुंचे, मुझे साफ महसूस हुआ कि बाई वेई के कदम भारी होते जा रहे थे। यहाँ तक कि सीढ़ियों की खामोशी में उसकी धड़कनों की आवाज़ भी गूंजती हुई महसूस हो रही थी। कुछ पड़ोसी हमारे पास से गुजरे और हमारी तरफ देखने लगे। अरे श्याओवेई बॉयफ्रेंड बना लिया क्या? दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने वाला पड़ोसी मजाक उड़ाते हुए बोला। बाई वेई का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने इनकार नहीं किया, बस अपना सिर और नीचे झुका लिया। मैंने उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसका हाथ पकड़कर चौथी मंजिल तक उसके साथ चला गया। बाई वेई ने खुद भी ध्यान नहीं दिया कि पूरे रास्ते उसने मुझे रास्ता नहीं दिखाया था। फिर भी मैं बिल्कुल उसके घर के दरवाजे के सामने आकर रुक गया। 402 नंबर के दरवाजे के सामने खड़ी होकर बाई वेई ने चाबी निकाली, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वो चाबी को ताले में भी नहीं लगा पा रही थी। मैं समझ सकता था कि उसके लिए उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ कितनी भारी रही होगी। उस समय उसका दिमाग पूरी तरह खाली था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि दरवाजे के पीछे उसका क्या इंतज़ार कर रहा है। उसे डर के मारे वहीं जमे हुए देखकर मैंने खुद हाथ बढ़ाकर दरवाजे का हैंडल घुमा दिया। दरवाज़ा खुलते ही पूरे घर में सन्नाटा था। बाई वेई ने गहरी सांस ली। कम से कम उसे अभी अपनी मॉम का सामना नहीं करना पड़ा, जिससे उसका तनाव थोड़ा कम हो गया। तभी जब हमें लगा कि घर पर कोई नहीं है, एक कमरे का दरवाज़ा अचानक खुला और करीब 7 साल का एक लड़का बाहर आया। वो उसका सौतेला छोटा भाई ली मिंग्यू था। दीदी, आप पिछले कुछ दिनों से कहाँ थीं? मैं एक दोस्त के घर रुकी हुई थी। शाओयू मॉम और डैड कहाँ हैं? उसके मॉम डैड चाहे उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करते हों, लेकिन वो अब भी इस छोटे भाई को अपना परिवार मानती थी। लेकिन हर बार उसे देखकर उसे यही याद आता था कि उसके मॉम डैड उसे नज़रअंदाज करते हुए सारा प्यार और दुलार उसी पर लुटाते थे, और यही बात उसके मन को हमेशा उलझन से भर देती थी। डैड और मॉम अस्पताल गए हैं। मॉम थोड़ी देर में वापस आकर खाना बनाएंगी। दीदी, क्या ये हैंडसम भैया आपके बॉयफ्रेंड हैं? अपने छोटे भाई की बात सुनकर बाई वेई के गाल फिर से लाल हो गए। उसने अनजाने में मेरी तरफ देखा। मुझे कोई प्रतिक्रिया न देते देखकर उसने भी इसका इनकार नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसकी मॉम थोड़ी देर में लौट आएंगी, वो घबरा गई और जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगी। अस्पताल का नाम सुनते ही वो खूनी सच्चाई, जिसे जानबूझकर छिपा दिया गया था, फिर से मेरे और बाई वेई के दिमाग में उभर आई। पिछले शुक्रवार की रात ली फेंगजी ने ज़बरदस्ती बाई वेई का मोबाइल चेक किया था और उसमें मेरी वे तस्वीरें देख ली थीं जिन्हें बाई वेई ने चुपके से अपनी गैलरी में सेव करके रखा था। बाई छंग फंग की बेवफाई की वजह से ली फेंगजी की मानसिक हालत पहले ही बेहद नाजुक हो चुकी थी, और उन तस्वीरों ने उसके सबसे गहरे जख्म को फिर से छेड़ दिया। उसी पल ली फेंगजी ने अपने पूर्व पति के लिए मन में भरी सारी नफरत बाई वेई पर निकाल दी। उसने सबसे जहरीले शब्दों में उसे बेशर्म कहकर कोसा। बाई वेई की टूटी हुई और बेबस आंखों के सामने पूरी तरह अपना मानसिक संतुलन खो चुकी ली फेंगजी ने मेज से फल काटने वाला चाकू उठाया और चीखते हुए कहा कि वो अपनी बेटी का चेहरा काट देगी। ये देखकर ली गांग तुरंत आगे बढ़ा और चाकू पकड़ने की कोशिश की। धक्का मुक्की के दौरान चाकू का रुख बदल गया और लड़खड़ाती हुई ली फेंगजी ने वही चाकू ली गांग के पेट में गहरा घोंप दिया। खून देखकर ही ली फेंगजी को होश आया। वो खून के तालाब में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उस समय ली गांग ने बाई वेई को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को किसी की जान लेने से रोकने के लिए खुद को चाकू के सामने कर दिया था। बचपन से ही वो ली फेंगजी से एक तरफा प्यार करता था। उसका प्यार जुनूनी भी था और बेहद विनम्र भी। उसकी पत्नी चाहे पागल ही क्यों न हो जाए, वो उसकी रक्षा करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता था, लेकिन उसने कभी भी मासूम बाई वेई को ज़रा सा भी प्यार नहीं दिया। अपने पति को खून में लथपथ पड़ा देखकर ली फेंगजी ने मुड़कर बाई वेई को जहरीली नज़रों से घूरा और जहर भरी आवाज़ में बोली, यहाँ से निकल जाओ, जितना दूर जा सकती हो चली जाओ। और इसी तरह गहरे जख्मों से भरी बाई वेई को उस निराशा भरी तूफानी रात में घर से निकाल दिया गया। उसने ज़ोर से सिर हिलाया और उन दर्दनाक यादों को अपने दिमाग से बाहर निकालने की कोशिश की। बाई वेई ने अपने छोटे भाई से कहा कि वो वापस अपने कमरे में जाकर होमवर्क करे, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गई। उसने एक गुलाबी रंग का सूटकेस बाहर निकाला और जल्दी जल्दी अपने कपड़े उसमें रखने लगी। मैंने कमरे पर एक नज़र दौड़ाई और मेरी नज़र उसकी दराज में रखी ताले लगी एक डायरी पर जाकर ठहर गई। पहले उसके जाने के बाद मैंने वो डायरी खोली थी और देखा था कि उसमें उन खुशियों की घटनाएं घनी लिखी हुई थीं, जिन्हें उसने सिर्फ खुद को जिंदा रहने का हौसला देने के लिए ज़बरदस्ती दर्ज किया था। इस बार मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया।
हालांकि बाई वेई ने यह नहीं बताया था कि वो क्या क्या साथ ले जाना चाहती है, लेकिन उसे जितना मैं समझता था उसके आधार पर मैंने चुपचाप उसकी सबसे कीमती किताबें और नोट्स इकट्ठा किए और उन्हें करीने से मेज़ पर रख दिया। जब वो अपने कपड़े पैक करके मुड़ी तो उसने देखा कि मैंने जो चीज़ें अलग रखी थीं वही सब वो अपने साथ ले जाना चाहती थीं, जबकि बाकी सब वो यहीं छोड़ देती। वो वहीं खड़ी रह गई और उसकी आंखों में एक ऐसा भाव भर आया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसे तब एहसास हुआ कि जिस तरह वो हमेशा चुपके चुपके मुझे देखती रही थी, उसी तरह मैं भी हमेशा उसे ध्यान से देखता रहा था। सब कुछ पैक करने के बाद बाई वेई ने एक कागज़ निकाला और उस पर कुछ शब्द लिखकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए। फिर हम सूटकेस लेकर कमरे से बाहर निकले। वो अभी मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ ही रही थी कि तभी क्लिक दरवाजे का लॉक घूमने की आवाज़ आई। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और ली फेंगजी सामने दिखाई दी। पूरे घर की हवा जैसे एक पल में जम गई। सूटकेस पकड़े बाई वेई का हाथ जोर से कांपने लगा और ली फेंगजी भी दरवाजे पर जड़ होकर खड़ी रह गई। तभी आवाज़ सुनकर ली मिंग्यू ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और बोला, मॉम। उसकी आवाज़ ने इस भारी खामोशी को तोड़ दिया। ली फेंगजी ने अपने गुस्से को दबाया और पहले अपने बेटे को वापस कमरे में भेज दिया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ, उसने तुरंत ठंडे चेहरे से बाई वेई को घूरते हुए कहा, इस सब का क्या मतलब है? अब बड़ी हो गई हो, पंख निकल आए हैं। तुम्हारी मॉम अब तुम्हें रोक नहीं सकती, इसलिए कोई आदमी ढूंढ लिया और अब उसके साथ भागने की तैयारी कर रही हो, है ना? बाई वेई ने अपने होंठ काट लिए लेकिन कुछ नहीं बोली। पिछले शुक्रवार को उसकी मॉम के कहे हुए शब्द, यहाँ से निकल जाओ, जितना दूर जा सकती हो चली जाओ, अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। ली फेंगजी फिर बोली, तुझे बड़ा करने के लिए मैंने कितनी तकलीफें उठाई पता है? और अब तू ऐसे ही अपना सामान उठाकर चली जाएगी, मुझसे पूछा तक नहीं? क्या तेरी नज़रों में मैं तेरी मॉम भी हूं? ये सुनते ही बाई वेई की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन वो डांट खाने की वजह से नहीं रो रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी मॉम के लिए उसके दिल में बची आखिरी नरमी भी इसी पल पूरी तरह टूट गई थी। अपनी आखिरी इज्जत बचाए रखने के लिए वो कोई बड़ा झगड़ा नहीं करना चाहती थी। उसे इस तरह चुपचाप रोते देखकर मैं ठंडे चेहरे के साथ आगे बढ़ा और मजबूती से उसके सामने खड़ा हो गया। आंटी बाई वेई ने अपनी मर्जी से ऐसी जिंदगी नहीं चुनी। आप और अंकल ही उसे इस मोड़ तक लेकर आए हैं जहां उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। ली फेंगजी ने मेरी तरफ देखा और तिरस्कार से बोली, मैंने तेरे बारे में सिर्फ स्कूल के टीचरों से सुना है। मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक मत कर। मैं तुम्हारे जैसे अमीर घरों के लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। फिर उसने बाई वेई की तरफ मुड़कर दुखी होने का नाटक करते हुए कहा, देखने में हैंडसम है, अमीर भी है, बिल्कुल तेरे बाप की तरह। जब तक प्यार रहेगा तेरे आगे पीछे घूमेगा, जिस दिन मन भर जाएगा उसी दिन तुझे छोड़ देगा। क्या मेरी जिंदगी से भी कुछ नहीं सीखा? देर नहीं हुई है, अभी भी संभल जा। उसकी ये जहरीली बातें सुनकर बाई वेई ने आंसुओं से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा। उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था कि मैं ऐसा इंसान हूं, खासकर तब जब हमने अभी तक अपने रिश्ते की पुष्टि भी नहीं की थी। मैंने गहरी सांस ली और डॉक्टर जैसी नरमी से उसके आंसू पोंछ दिए। मैं कभी ये झूठा वादा नहीं करता कि मैं तुम्हें 10,000 साल तक प्यार करूंगा। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर आज किसी से प्यार करते हो तो आज उसे पूरे दिल से संजोना चाहिए। फिर मैंने ली फेंगजी की तरफ देखकर कहा, आंटी, ये सच है कि भविष्य की गारंटी कोई नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ, बाई वेई मेरे साथ जो भी पाएगी और जो भी पीछे छोड़ेगी वो सब उसकी खुशहाल यादें होंगी। ली फेंगजी ने गुस्से में कहा, मुझे तुम्हारी मीठी बातें नहीं सुननी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरी बेटी से दूर रहो। मैंने भी शांत स्वर में जवाब दिया, और मैं भी आपको चेतावनी देता हूँ। बाई वेई अब बालिग है, उसकी अपनी नौकरी है, अपनी कमाई है। कानूनन उसे आपकी ज़बरदस्ती की पकड़ से बाहर निकलने का पूरा अधिकार है। अगर आप सच में मॉम बनकर उसकी परवाह करना चाहती हैं तो आपका हमेशा स्वागत है, लेकिन अगर आप उसे सिर्फ अपनी कठपुतली बनाकर रखना चाहती हैं तो माफ़ कीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये कहकर मैंने उसकी सैलरी स्लिप उसकी तरफ बढ़ा दी। ली फेंगजी ने कांपते हाथों से उसे लिया और जैसे ही उसने उस पर लिखी 6,000 प्रति महीने की रकम देखी, उसकी आंखें फैल गईं। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसकी नाजुक दिखने वाली बेटी के भीतर कितनी मजबूत हिम्मत छिपी हुई है। उसने दांत भींच कर कहा, ठीक है, तो क्या हुआ अगर अब तुम्हारे पास पैसे हैं? मुझे कानून मत सिखाओ। अगर तुम उसे लेकर गए तो मैं पुलिस लेकर तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगी। मैंने शांत स्वर में कहा, आप पुलिस बुला भी लें तब भी कानून हमारे साथ होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा तमाशा करने का अंजाम क्या होगा? शाओयू अभी बहुत छोटा है। तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारी वजह से उसे स्कूल में लोगों की बातें सुननी पड़े और सबसे अलग थलग रहना पड़े, है ना? मेरी बात सीधे ली फेंगजी की सबसे कमज़ोर जगह पर लगी। उसे पहले ही लगता था कि उसने अपने वर्तमान पति को बहुत दुख दिया है और अब वो किसी भी कीमत पर अपने पति और बेटे को अपनी वजह से और तकलीफ में नहीं डालना चाहती थी। उसने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, चले जाओ, लेकिन याद रखना, जिस दिन ये अमीर लड़का तुमसे ऊब जाएगा उस दिन रोती हुई मेरे पास वापस मत आना।
तुम्हें लगता है कि तुम सोने के पिंजरे में जा रही हो? ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैंने शांत भाव से ज़मीन पर पड़ा चीनी मिट्टी का सबसे बड़ा टूटा हुआ टुकड़ा उठाया। उसकी नुकीली धार मेरी हथेली पर लाल निशान छोड़ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप गलत हैं। मैं उसके लिए कोई पिंजरा नहीं बना रहा। मैं उसे कभी पिंजरे की चिड़िया की तरह नहीं रखूंगा। मैं उसे पंख फैलाकर उस आसमान में उड़ना सिखाऊंगा जो सच में उसका है। मेरी बात सीधे बाई वेई के दिल तक पहुंची। उसकी पलकों पर अब भी आंसू थे, लेकिन उसने अचानक हिम्मत करके मेरी कलाई कसकर पकड़ ली और मेरे साथ दरवाजे से बाहर चल दी। उसने अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहा, मैं हमेशा से निराश होती आई हूँ, चलिए। अपनी मॉम को अचानक इतना बूढ़ा और टूटा हुआ देखकर उसकी आंखें फिर भर आईं, लेकिन उसने खुद को रोकते हुए कहा, गुड बाय मॉम। जो कुछ कहना था वो डाइनिंग टेबल पर रखी चिट्ठी में लिख दिया है। उसने अपना सूटकेस खींचा और तेजी से बाहर निकल गई। उसे डर था कि अगर वो एक पल भी और रुकी तो शायद कभी जा नहीं पाएगी। हम सीढ़ियां उतर रहे थे। गलियारे की लाइटें बार बार जल बुझ रही थीं। तभी ऊपर से एक भारी और कांपती हुई आवाज़ आई। उस आवाज़ से खिड़की पर बैठे गौरैया के झुंड तक उड़ गए। बाई वेई का पूरा शरीर जोर से कांप उठा और उसके सूटकेस के पहिए सीढ़ी में अटक गए। मैंने साफ महसूस किया कि उसकी उंगलियां एकदम सख्त हो गई थीं, जैसे उनमें जान ही न बची हो। तभी तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी। जल्दी जल्दी नीचे उतरते हुए ली फेंगजी का संतुलन बिगड़ गया। वो दीवार से टकराकर गिर पड़ी और उसके माथे से खून निकल आया। उसने कांपती आवाज़ में पुकारा, छिंग मत जाओ, यह सब मेरी गलती थी, मुझसे गलती हो गई। अब मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। वो बचपन का नाम सुनते ही बाई वेई पूरी तरह टूट गई। वो फूट फूट कर रोते हुए अपनी मॉम की बाहों में जा गिरी। यह दृश्य देखकर मैं भी हैरान रह गया। मेरे सामने खड़ी ली फेंगजी पहले वाली ली फेंगजी से बिल्कुल अलग थी। उसकी आंखें, उसकी आवाज़, उसका व्यवहार सब कुछ बदल चुका था। बाद में मुझे पता चला कि गहरे मानसिक आघात की वजह से उसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो गया था। और केवल उन दुर्लभ पलों में जब बाई वेई पूरी तरह असहाय हो जाती थी, तभी उसके भीतर छिपा तीसरा व्यक्तित्व बाहर आता था। वही व्यक्तित्व जो सच में अपनी बेटी से प्यार करता था। इस बार भी वही हुआ था। बाई वेई ने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे फिर भी जाना होगा। अगर मैं यहाँ रही तो मैं सच में अब और सह नहीं पाऊंगी। वो जानती थी कि उसकी मॉम जल्द ही फिर पहले जैसी हो जाएगी, इसलिए उसका यहाँ से निकलना और भी ज़रूरी था। वो मनोविज्ञान इसलिए पढ़ना चाहती थी ताकि एक दिन अपनी मॉम का इलाज कर सके और उसके भीतर का यही प्यार करने वाला व्यक्तित्व हमेशा के लिए लौट आए। मैंने आगे बढ़कर कहा, आंटी, अगर आप सच में बाई वेई से प्यार करती हैं तो उसे मेरे भरोसे छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ उसके साथ कभी कोई बुरा नहीं होने दूंगा। ली फेंगजी की आंखों से आंसू बह निकले। मैं एक बेकार मॉम हूँ। ये लड़की बचपन से ही अपने दुख कभी किसी से कह नहीं पाती। इसका ख्याल रखना। उसने झुककर मेरा और बाई वेई का हाथ एक साथ पकड़ लिया। उसके हाथ बर्फ जैसे ठंडे थे, लेकिन उसने हमारी हथेलियां तब तक पकड़े रखीं जब तक उनमें गर्माहट महसूस नहीं हुई। फिर उसने बाई वेई के सूटकेस पर लगे धूप वाले छोटे से डॉल चाम को प्यार से थपथपाया और मुस्कुराते हुए हमें विदा किया। बाई वेई हर कुछ कदम बाद मुड़कर अपनी मॉम को देखती रही, लेकिन अब उसके आंसू एक खिली हुई मुस्कान में बदल चुके थे। उसके दिल का सारा बोझ उतर चुका था। वो बिल्कुल उस चिड़िया जैसी लग रही थी जिसे नई जिंदगी मिल गई हो। उसने एक हाथ से सूटकेस पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से मेरी बांह कसकर थाम रखी थी। उसका पूरा शरीर खुशी से मेरे सहारे झुका हुआ था। उसकी नरम उंगलियों का स्पर्श महसूस करके मैं भी मुस्कुरा दिया। घर लौटते समय टैक्सी ड्राइवर ने भी उसके चेहरे की चमक देख ली और हंसते हुए बोला, लगता है मैडम की लॉटरी लग गई है। लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। टैक्सी में बैठने से पहले मुझे साफ महसूस हुआ था कि शायद कोई हमारा पीछा कर रहा है। बाई वेई ने पूछा, क्या देख रहे हो? मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, कुछ नहीं। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ मेरा वहम था? मैंने एक बार फिर खिड़की के बाहर देखा और अपनी बेचैनी को मन ही मन दबा लिया। शाम की सेल्फ स्टडी की घंटी बज चुकी थी। पूरी क्लास में स्याही की महक और पन्ने पलटने की आवाज़ गूंज रही थी। बाई वेई मेरी दाईं तरफ बैठी थी और पूरे ध्यान से अपनी एरर नोटबुक व्यवस्थित कर रही थी। दोपहर में उस घुटन भरे घर से निकलने के बाद वो बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे कोई पौधा पहली बार धूप में आया हो। यहाँ तक कि उसके बाल भी पहले से हल्के और चमकदार लग रहे थे। लेकिन मैं बिल्कुल भी आराम महसूस नहीं कर पा रहा था। टैक्सी से उतरने के बाद से ही मेरे अंदर वही ठंडी बेचैनी बनी हुई थी, जैसे कोई सांप अंधेरे में मेरा पीछा कर रहा हो। एक पुलिस अधिकारी के रूप में 10 साल का अनुभव मुझे साफ बता रहा था कि वो पीछा करने वाला हमारे साथ स्कूल तक आ चुका है। मैंने दिखावे के लिए अपनी उंगलियों में पेन घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी नज़र सामने वाले दरवाजे के शीशे में दिखाई दे रहे प्रतिबिंब पर ही टिकी रही। गलियारे की सेंसर लाइट नहीं जल रही थी। इसका मतलब था कि कोई कैमरे के ब्लाइंड स्पॉट में खड़ा होकर चुपचाप हमारी तरफ नज़र रख रहा था।
गुनान, इस फिजिक्स के फोर्स एनालिसिस वाले सवाल में मुझे लग रहा है कि एक फ्रिक्शन फोर्स छूट रही है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? बाई वेई हल्का सा झुककर बोली। उसके साथ सूखे संतरे जैसी हल्की खुशबू भी मेरे पास आ गई। मैंने उसका ड्राफ्ट पेपर लिया, लेकिन उसी पल मेरी नज़र दरवाजे के शीशे में पड़े प्रतिबिंब पर गई। काले कोट में एक परछाई तेजी से गुजरी और तुरंत दीवार के पीछे छिप गई। मैंने धीरे से कहा, तुमने जूते के तलवे पर लगने वाली स्टैटिक फ्रिक्शन को छोड़ दिया है, लेकिन यह सवाल बाद में भी हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अगले 5 मिनट तक चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी सीट से मत उठना और क्लासरूम से बाहर मत निकलना। बाई वेई घबराकर बोली, क्या हुआ? तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने शांत स्वर में कहा, डरना मत। मैं उस आदमी को पकड़ने जा रहा हूँ जो हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आया है। याद रखना, इस समय तुम्हारे लिए सबसे सुरक्षित जगह यही क्लासरूम है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मेरे वापस आने तक यहीं इंतज़ार करना। उसे और कुछ पूछने का मौका दिए बिना मैं अचानक खड़ा हुआ कुर्सी पीछे धकेली और क्लास के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही मैंने गलियारे में कदम रखा, मेरे चेहरे की सारी नरमी गायब हो गई। उसकी जगह उस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर की ठंडी और तेज़ नज़र लौट आई, जिसके नाम से मेरी पिछली ज़िंदगी में सीरियल किलर तक कांप जाते थे। मैंने जानबूझकर अपनी चाल धीमी कर दी और गलियारे के आखिर में बने सबसे सुनसान एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगा। वहाँ रोशनी बहुत कम थी और कैमरे भी काफ़ी समय से ख़राब पड़े थे। अगर पीछा करने वाला हमला करना चाहता तो उसके लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी। जैसे ही मैं उस ठंडे कॉरिडोर में पहुंचा जो एक्सपेरिमेंट बिल्डिंग को जोड़ता था, मेरे पीछे जानबूझकर दबाए गए कदमों की आवाज़ आई। रबर के जूते टेराजो फर्श पर घिस रहे थे और खाली गलियारे में वो आवाज़ साफ गूंज रही थी। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शिकार जाल में फंस चुका था। मैंने अचानक पुराने केमिस्ट्री लैब का दरवाज़ा खोला, उसके पीछे बने ब्लाइंड स्पॉट में फिसल कर खड़ा हो गया और अपनी सांस रोक ली। करीब 10 सेकंड बाद दरवाज़ा धीरे धीरे एक खुरदरे हाथ ने खोला। टॉर्च की हल्की रोशनी अंदर घूमी। अगले ही पल मैं शिकारी की तरह दरवाजे के पीछे से झपटा। मेरे बाएं हाथ ने टॉर्च पकड़े हुए उसकी कलाई को सटीक तरीके से पकड़कर मरोड़ दिया और बाहर की तरफ दबाव डाला। दर्द से उसकी दबे स्वर में चीख निकली और टॉर्च जमीन पर गिर गई। बिना एक पल गंवाए मेरे दाएं हाथ ने उसके सिर के पीछे पकड़ बनाई और उसकी रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए उसका चेहरा जोर से कैबिनेट पर दे मारा। यह नज़दीकी लड़ाई की साफ, सटीक और बेहद घातक तकनीक थी। वो आदमी वहीं दर्द से तड़पता हुआ गिर पड़ा और प्रतिरोध करने की ताकत खो बैठा। मैंने उसका सीना पैर से दबाकर उसे ज़मीन पर जकड़ लिया, फिर झुककर टॉर्च उठाई और उसकी रोशनी सीधे उसके चेहरे पर डाली। जैसे ही मैंने उसका चेहरा साफ देखा, मेरी आंखें फैल गईं। ज़मीन पर पड़ा आदमी ली गांग था। वही आदमी जिसने पिछले शुक्रवार अपनी पागल हो चुकी पत्नी को बचाने के लिए खुद अपने पेट में चाकू लगवा लिया था। उसका घाव अब तक पूरी तरह भरा भी नहीं था। उसके माथे पर ठंडा पसीना था, फिर भी वो लाल आंखों से मुझे घूरे जा रहा था। तभी उसके कोट की जेब से एक तेज़ धार वाला चाकू गिर पड़ा। मैंने ठंडे स्वर में कहा, आंटी अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। तुम्हें उनके पास होना चाहिए था, न कि अधूरा घाव लेकर इस हालत में मेरा पीछा करते हुए स्कूल आना चाहिए था। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? उसने पागलों जैसी आंखों से मुझे देखते हुए कहा, तुम उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रहे हो? आज दोपहर तुम्हारे जाने के बाद फेंगजी अस्पताल में पूरी तरह टूट गई। वो बार बार अपना सिर बेड की रेलिंग पर मार रही थी। अगर डॉक्टर समय पर आकर उसे शांत करने वाली दवा न देते तो पता नहीं क्या हो जाता। जब तक बाई वेई शिन्हाई सिटी में एक दिन भी रहेगी, फेंगजी कभी ठीक नहीं होगी। उसे हमेशा के लिए शिन्हाई सिटी से गायब होना होगा या फिर मरना होगा। ली गांग की पागल हालत देखकर मेरी पिछली जिंदगी की यादें तेजी से जुड़ने लगीं। उस बरसाती रात का हत्यारा जिसने रेनकोट पहनकर हर कैमरे से बचते हुए उसी गली में बाई वेई की बेरहमी से हत्या की थी, क्या वो सचमुच कोई अजनबी गुंडा था? या फिर मेरे सामने खड़ा यही आदमी जो अपनी पत्नी के लिए पूरी तरह पागल हो चुका था? क्या पिछली जिंदगी में भी उसने यही किया था? अस्पताल से चोरी छिपे निकला, घायल होने के बावजूद बाई वेई का पीछा किया और फिर उस पर हमला कर दिया। मैंने बिना कुछ कहे तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पीछा करने और हमला करने की कोशिश के आरोप में ली गांग को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर ले जाया गया, लेकिन पुलिस की गाड़ी को तेज़ी से दूर जाते हुए देखकर भी मेरे सीने में उठी बेचैनी कम नहीं हुई। अगली सुबह मैंने आधे दिन की छुट्टी लेने का बहाना बनाया। अपने डैड के शहर में मौजूद संबंधों का इस्तेमाल करते हुए एक चिंतित परिवार के सदस्य का बहाना बनाकर मैं सिटी हॉस्पिटल के सर्विलांस रूम तक पहुंच गया। पक्का सबूत मिले बिना कि वही असली कातिल था, मैं जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था। आखिर शुरुआती जांच में उसका मकसद खारिज कर दिया गया था और उसके पास एक मजबूत एलिबाई भी था। मुझे अपनी आंखों से यह पुष्टि करनी थी कि पिछले शुक्रवार बारिश वाली रात ली गांग आखिर कर क्या रहा था। सर, पिछले शुक्रवार रात 8 बजे से 10 बजे तक ऑपरेशन थिएटर के बाहर वाले कॉरिडोर की सर्विलांस फुटेज दिखाइए। स्क्रीन झिलमिलाई।
8:15 पर खून से लथपथ ली गांग को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। 8:40 पर ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लगी लाल बत्ती अब भी जल रही थी और नर्सें लगातार ब्लड बैग लेकर अंदर बाहर जा रही थीं। 9:20 पर ली गांग को शरीर में कई ट्यूब लगी हुई हालत में बाहर निकालकर सीधे आईसीयू में ले जाया गया। रात 11 बजे तक आईसीयू से न कोई अंदर गया और न कोई बाहर निकला। इतना बुरी तरह घायल आदमी तीसरी मंजिल की बालकनी से कूदकर बाहर नहीं जा सकता था। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग पर बिजली गिर गई हो। एक पल में मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। पिछली जिंदगी में फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बाई वेई की मौत का समय उसी रात करीब 10:30 बताया था। यानी ली गांग के पास लोहे जैसा मजबूत एलिबाई था। वो उस समय ऑपरेशन टेबल पर पड़ा था। उसके लिए उस गली में जाकर बाई वेई का पीछा करना नामुमकिन था। अगर कातिल ली गांग नहीं था तो फिर वो था कौन? अस्पताल से बाहर निकलते ही दोपहर की धूप आंखों में चुभने लगी। ली गांग का वो बेदाग एलिबाई मेरे सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह बैठ गया था। उस तूफानी रात में छिपा असली कातिल आखिर कौन था? किसी दिखाई देने वाले राक्षस का सामना करने से कहीं ज्यादा डर उस अनजान दुश्मन का था जिसका चेहरा तक मुझे नहीं पता था। घर का दरवाजा खोलते ही पूरा फ्लैट शांत था। हवा में सिर्फ शॉवर जेल की हल्की खुशबू तैर रही थी। मैं दबे पांव गेस्ट बेडरूम तक गया। बाई वेई कंबल में सिकुड़ी हुई गहरी नींद में सो रही थी। वो बेचैनी से सो रही थी। उसकी लंबी पलकें हल्का हल्का कांप रही थीं और उसका एक हाथ अनजाने में कंबल का किनारा कसकर पकड़े हुए था। उसके शांत लेकिन नाजुक सोते हुए चेहरे को देखकर मेरे दिल का काफ़ी तनाव कम हो गया। मैं उसके ऊपर से खिसका हुआ कंबल ठीक करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र गेस्ट बेडरूम की खिड़की पर गई, मैं वहीं जम गया। दोपहर की धूप तिरछी होकर शीशे पर पड़ रही थी और खिड़की के बाहर धूल पर एक धुंधला लेकिन साफ हथेली का निशान बना हुआ था। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत सांस रोक ली और बाहर ग्रीन बेल्ट की तरफ भागा। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही मिला। गेस्ट बेडरूम की खिड़की के नीचे वाली झाड़ियाँ कुचली हुई थीं। मिट्टी में बेतरतीब पैरों के निशान बने थे जो सीधे उसी खिड़की तक जाते थे जहाँ बाई वेई सो रही थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। कोई यहीं खड़ा था। उसने अपना हाथ शीशे पर रखा था और उसी पतले कांच के पार सोती हुई बाई वेई को देख रहा था। एक गहरा खतरा मेरे ऊपर लहर की तरह टूट पड़ा। वे हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ चुके थे। कॉलोनी में सिक्योरिटी ज़रूर थी, लेकिन वो किसी पागल इरादे वाले इंसान को नहीं रोक सकती थी। मैं अब सिर्फ बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसी दोपहर मैं सीधे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट गया और सबसे बढ़िया सामान के 3 बड़े डिब्बे खरीद लाया। नाइट विज़न, इंफ्रारेड हाई डेफिनेशन कैमरे, विंडो वाइब्रेशन सेंसर और पूरा अलार्म सिस्टम। मैंने खुद पूरे घर और लिविंग रूम में उन्हें लगाना शुरू किया। दीवारों में ड्रिल की तारें बिछाईं और सब कुछ अपने हाथों से इंस्टॉल किया। आवाज़ सुनकर बाई वेई की नींद खुल गई। वो ढीले लाउंजवियर पहने उनींदी आंखें मलते हुए बाहर आईं। तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे कैमरे क्यों खरीद लाए? मैंने बिना उसकी तरफ देखे कहा, बस थोड़ी ज़्यादा सावधानी। पहली मंजिल पर रहना आसान है, लेकिन चोरों से बचने के लिए कैमरे होना अच्छा रहता है। ज़रा सीढ़ी पकड़ो। उसने मुझे देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें मेरी चिंता है कि मैं घर पर अकेली रहती हूँ? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें जवाब पता है। लिविंग रूम की छत के कोने में कैमरा लगाने के लिए ऊंचाई चाहिए थी। बाई वेई पंजों के बल खड़ी होकर मुझे तारें पकड़ा रही थीं। उसके इस हल्के से खिंचाव से उसकी नाजुक कॉलर बोन और गोरी त्वचा की एक झलक दिखाई दे गई। ऊपर से नीचे देखते हुए मेरी नज़र अनायास ही उस पर ठहर गई और अचानक मेरा गला सूख गया। मैंने जल्दी से कहा, ठीक है, मैं नीचे उतर रहा हूँ। सीढ़ी से उतरते हुए मेरी नज़र एक बार फिर उस पर चली गई। बाई वेई ने मेरी नज़र पकड़ ली। उसका चेहरा पल भर में लाल हो गया। वो हल्के से चौंकी और उसके हाथ से सीढ़ी छूट गई। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं नीचे गिरने लगा। उसने तुरंत अपनी बाहें फैलाकर मुझे पकड़ लिया। मेरा आधा शरीर उसके ऊपर आ गिरा और मैं अनजाने में उसे अपनी बाहों में भर बैठा। उसने घबराकर पूछा, तुम्हारे पैर में तो चोट नहीं लगी? मैंने मुस्कुराकर कहा, पैर तो ठीक है, बस थोड़ा डर गया था। अभी टांगों में थोड़ी कमज़ोरी लग रही है। मैंने मजाक में कहा, मिस बाई, इस बार गलती तुम्हारी थी, अब इसकी जिम्मेदारी भी तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। उसने शर्माते हुए कहा, बेवजह की बात तो तुम कर रहे हो। ऐसा कहने के बावजूद उसकी पतली उंगलियां कुछ पल झिझकीं, फिर धीरे से मेरी कमर पर आकर टिक गईं और उसने मुझे हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। उसकी गर्माहट और बदन की हल्की सी खुशबू ने पूरे दिन से मेरे अंदर जमा बेचैनी और तनाव को आखिरकार शांत कर दिया। रात का खाना खाने के बाद मैं सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में कैमरों की मॉनिटर फीड एडजस्ट करने लगा। बाई वेई ने ताज़ी स्ट्रॉबेरी धोकर एक कटोरे में रखी और मेरे पास आकर बैठ गई। उसने टूथपिक से सबसे बड़ी स्ट्रॉबेरी उठाई और मेरे होंठों की तरफ बढ़ा दी। मेरी नज़र स्क्रीन पर थी। बाहर का लॉन, हर ब्लाइंड स्पॉट और घुसने की हर संभावित जगह अब हाई डेफिनेशन कैमरों की निगरानी में थी। एक भी कोना बिना निगरानी के नहीं बचा था।
अगर उस उंगलियों के निशान वाला रहस्यमय साया दोबारा दिखाई देता तो इस बार मैं उसे किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जाने देता। मैंने कहा, बाई वेई, आज से जब भी तुम घर पर अकेली हो, मेरे अलावा किसी के लिए भी दरवाज़ा मत खोलना। याद रखना, चाहे सामने कोई भी हो। उसने धीरे से सिर हिलाया। हूँ, याद रहेगा। दोपहर की धूप से सड़क की काली डामर चमक रही थी। बाई वेई बैग पीठ पर लटकाए मेरे साथ चल रही थी। उसकी पोनीटेल हर कदम के साथ हल्के हल्के झूल रही थी। मेरे घर में आने और उस घुटन भरे घर से निकलने के बाद उसके चलने का अंदाज भी पहले से कहीं हल्का हो गया था। चलते चलते वो कभी कभी अपनी रिव्यू नोट्स मुझे दिखाने के लिए पास आ जाती, लेकिन मैं बिल्कुल भी निश्चिंत नहीं हो पा रहा था। कॉलोनी के गेट से बाहर निकलते ही किसी की निगाहों से पीछा किए जाने का वही सुई चुभने जैसा एहसास फिर मेरी गर्दन के पीछे चिपक गया। मैंने धीमे से कहा, अंदर की तरफ चलो, सड़क पर बहुत ट्रैफिक है। बाई वेई ने मेरी तरफ देखा। गुनान, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना फीका क्यों लग रहा है? मैंने सामान्य बनने की कोशिश की। कुछ नहीं, उन कैमरों के साथ देर तक लगा रहा, ठीक से नींद नहीं हुई। चलो जल्दी चलते हैं, आज दोपहर पहला पीरियड होमरूम टीचर का है, देर हुई तो डांट पड़ेगी। मेरा चेहरा शांत था, लेकिन मेरी नज़रें बंद दुकानों और ग्रीन बेल्ट के हर ब्लाइंड स्पॉट पर घूम रही थीं। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो ठंडी सांप जैसी पीछा किए जाने की भावना ज़रा भी कम नहीं हुई। जैसे ही हम स्कूल के गेट के अंदर पहुंचे, टीचिंग बिल्डिंग की छाया से जियांग यान की हमेशा वाली ऊंची आवाज़ सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसका चेहरा उत्साह से लाल था और वो हाँफते हुए बोला, गुनान, कमाल कर दिया तुमने। जिस भगोड़े के बारे में तुमने बताया था वो सच निकला। पूरे पुलिस स्टेशन में हड़कंप मचा हुआ है। पता चला वही हरामी 3 प्रांतों में कई हत्याएं करके भाग रहा था। मैंने तुरंत पूछा, पकड़ लिया उसे? जियांग यान का चेहरा उतर गया। वो इलाका भूल भुलैया जैसा है। पुलिस ने पूरे पुराने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया था। हम लोग तो पास भी नहीं जा पाए, लेकिन वो आदमी जैसे हवा हो गया। कहते हैं उसकी काउंटर सर्विलांस स्किल्स बहुत खतरनाक हैं। कुछ ही मिनटों में नाले के पाइप के रास्ते निकलकर गायब हो गया। उसकी बात सुनकर मेरा दिल डूब गया। उसकी हर बात मेरी सारी उम्मीदों को ठंडे चाकू की तरह काटती चली गई। मेरी पिछली जिंदगी का वह सीरियल किलर जो सीधे बाई वेई की मौत से जुड़ा नहीं था, लेकिन बेहद चालाक और निर्दयी पागल था, अगर वो इतनी भारी पुलिस घेराबंदी से भी बच निकला तो इसका मतलब था कि वो अभी भी इसी शहर के अंधेरे में किसी घायल दरिंदे की तरह छिपा हुआ था। मुझे दोपहर में अपनी खिड़की के बाहर दिखा धूल भरा हथेली का निशान और लॉन पर पड़े पैरों के निशान याद आ गए। अगर पिछली जिंदगी वाली बरसाती रात का असली कातिल अभी तक सामने नहीं आया था, तो क्या मेरी खिड़की तक रेंग कर आने वाला वही फरार हत्यारा था? क्या उसने मेरे घर को, जो बाहर से किसी अमीर आदमी का लगता था, छिपने की जगह समझ लिया था? या फिर वो बदला लेने के लिए उस मुखबिर की तलाश कर रहा था? मैंने जियांग यान की तरफ गंभीर होकर देखा। ध्यान से सुनो, स्कूल और हॉस्पिटल के अलावा कहीं मत जाना। क्या हुआ दोस्त? अभी अभी मुझे पैसे मिले हैं। मैं तो सोच रहा था तुम्हें सीख कबाब खिलाऊं, फिर इतना गंभीर चेहरा क्यों बना रखा है? वो भगौड़ा सिर्फ हत्यारा नहीं है, वो ऐसा पागल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। पुलिस को सुराग तुमने दिया और इनाम भी तुमने लिया। अगर उसे पता चल गया कि उसकी खबर तुमने दी थी, तो सबसे पहले वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को निशाना बनाएगा। अरे यार, बात इतनी भी खराब नहीं होगी। उसने जितनी जानें ली हैं, उतना खून भी तुमने नहीं देखा होगा। मुझसे बहस मत करो। स्कूल ख़त्म होते ही सीधे हॉस्पिटल जाना, अपनी माँ के साथ रहना और कमरे का दरवाज़ा बंद रखना। चाहे खुद भगवान ही क्यों ना बुलाएं, बाहर मत निकलना। समझ गए? समझ गया। लेकिन मुझे इतना मत डराओ। मेरी बेकार सी जान जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी माँ ये सदमा बिल्कुल नहीं सह पाएंगी। जियांग यान को भेजने के बाद मैं कॉरिडोर के अंधेरे में खड़ा होकर क्लासरूम के अंदर चुपचाप पढ़ रही बाई वेई को देखने लगा। मेरी पीठ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। ली गैंग पर से शक पूरी तरह हट चुका था, लेकिन उस बरसाती रात का असली कातिल अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। ऊपर से वो फरार सीरियल किलर भी खुलेआम घूम रहा था। 2 अनजाने खतरे एक साथ हमारे चारों तरफ अपना घेरा कसते जा रहे थे। मैंने जेब में रखा अपना फ़ोन छुआ। घर के सर्विलांस का ऐप चुपचाप बैकग्राउंड में चल रहा था। जिसने भी खिड़की के बाहर वे पैरों के निशान छोड़े हैं, अगर दोबारा आने की हिम्मत की तो इस बार मैं उसे इसकी कीमत ज़रूर चुकवाऊंगा। स्कूल ख़त्म होने के बाद मैं और बाई वेई साथ साथ घर लौटे। शाम की हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे साथ होने से उसे जो सुरक्षा का एहसास मिल रहा था वो साफ दिखाई दे रहा था। वो पूरे रास्ते क्लास में हुई छोटी बड़ी हर बात मुझे सुनाती रही। घर पहुंचते ही उसने एप्रन पहना और सीधे किचन में चली गई। थोड़ी ही देर बाद टेबल पर टमाटर और अंडे वाले गर्मा गर्म नूडल्स के 2 कटोरे और साथ में कुछ साइड डिश रखे थे। गुनान, चख कर देखो, आज मैंने तुम्हारी पसंद वाला फ्राइड एग भी बनाया है और उसके किनारे खासकर ज़्यादा कुरकुरे किए हैं। जब तक ये तुम्हारे हाथ का बना है, जहर भी होगा तो मैं पूरा खा जाऊंगा।
फिर से बेकार की बातें कर रहे हो। जल्दी खाओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। डाइनिंग टेबल की हल्की पीली रोशनी उसके हल्के से लाल पड़े चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो और भी नरम और प्यारी लग रही थी। मैं बड़े बड़े कौर लेकर नूडल्स खाता रहा और इस चुराए हुए सुकून के पल का भरपूर आनंद लेता रहा। खाने के बाद बाईं वेई नहाने चली गई। पूरे घर में पानी गिरने की आवाज़ गूंजने लगी। मैं सोफे पर टिक गया, फ़ोन निकाला और उसी दिन लगाए गए सर्विलांस सिस्टम को खोल लिया। स्क्रीन पर नाइट विजन इंफ्रारेड कैमरे घर के बाहर की हरियाली को साफ दिखा रहे थे। मैं यूं ही शाम की रिकॉर्डिंग आगे बढ़ाकर देख रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक जगह रुक गई। शाम करीब 6 बजे हमारे घर पहुंचने से पहले फ्लैट कैप पहने एक अजनबी आदमी करीब 10 मिनट तक मेरे घर के बाहर की झाड़ियों में मंडराता रहा था। उसने कई बार खिड़की के अंदर भी झांकने की कोशिश की थी। मैंने तस्वीर जूम करके उसका चेहरा ध्यान से देखा। उसका शरीर थोड़ा भारी था और उसकी पलकों पर ढीलापन साफ दिख रहा था। मैंने मन ही मन उसकी शक्ल भगौड़े अपराधी के वांटेड पोस्टर से मिलाई, लेकिन नहीं, वो आदमी अलग था। भगोड़ा लंबा और दुबला था। फिर ये नया चूहा कौन था जो अचानक सामने आ गया? क्या ये मेरी पिछली जिंदगी वाला असली कातिल था जो पहले से यहाँ की टोह ले रहा था? चारों तरफ फैले इन अनजान खतरों ने मुझे बेचैन कर दिया। एक तरफ फरार सीरियल किलर, दूसरी तरफ बरसाती रात का असली हत्यारा, और अब ये दिन दहाड़े मंडराने वाला रहस्यमय आदमी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी विशाल काले भंवर के ठीक बीचों बीच खड़ा हूँ। रात के 1 बजे पूरे मोहल्ले में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं मास्टर बेडरूम में आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटा था, लेकिन पिछली जिंदगी में पुलिस अधिकारी रहने की वजह से मेरी नसें अब भी पूरी तरह सतर्क थीं। तभी अचानक हल्की सी खट की आवाज़ आई। उसके बाद एड़ी के बल बहुत धीमे धीमे चलते किसी इंसान के कदमों की आहट लिविंग रूम की फ्रेंच विंडो के बाहर सुनाई दी। मेरी आंखें तुरंत खुल गईं, जैसे कोई शिकारी अचानक जाग उठा हो। मैं बिना आवाज़ किए बिस्तर से नीचे उतरा। दीवार से सटकर मैं धीरे धीरे लिविंग रूम की खिड़की के पास बने अंधेरे ब्लाइंड स्पॉट तक पहुंचा। पर्दे की हल्की सी दरार से मैंने चांदनी में बाहर देखा। एक दुबली पतली काली परछाई दीवार से सटी हुई खड़ी थी। उसका हाथ खिड़की की सिल पर टटोल रहा था और वो धीरे से खिड़की को धक्का देकर देखने की भी कोशिश कर रहा था। मेरे शरीर की हर मांसपेशी तन चुकी थी। अगर उसने ज़रा सी भी गलत हरकत की तो मैं तुरंत बाहर निकलकर उसे दबोच लेता, लेकिन मैंने खुद को रोके रखा। मैं देखना चाहता था कि उसका असली मकसद क्या है और क्या उसके साथ कोई और भी है। समय धीरे धीरे बीतता गया। वो परछाई करीब 2-3 मिनट तक खिड़की के बाहर मंडराती रही। शायद उसे समझ आ गया कि खिड़की अंदर से बंद है, या फिर उसे किसी खतरे का एहसास हो गया। वो अचानक रुकी, मुड़ी और तेजी से कॉलोनी की घनी झाड़ियों में गायब हो गई। मेरा पहला ख्याल था कि तुरंत दरवाज़ा खोलकर उसका पीछा करूं, लेकिन दरवाजे के हैंडल पर रखा मेरा हाथ रुक गया। मैंने पलटकर गेस्ट रूम का बंद दरवाज़ा देखा। बाईं वेई अब भी अंदर चैन से सो रही थी। उस चूहे को पकड़ना बाद की बात थी, सबसे ज़रूरी उसकी सुरक्षा थी। मैंने पीछा करने की इच्छा दबा दी, वापस कॉफ़ी टेबल के पास आया और तुरंत सर्विलांस कंप्यूटर खोल लिया। मैंने उसी जगह की इंफ्रारेड रिकॉर्डिंग चलाई। वीडियो पीछे गया और वही परछाई फिर से स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। महंगे सिक्योरिटी कैमरों की क्वालिटी इतनी शानदार थी कि उसके कपड़ों की सिलवटें तक साफ दिखाई दे रही थीं। मैं फ्रेम दर फ्रेम वीडियो आगे बढ़ाता रहा जब तक वो मुड़कर जाने नहीं लगा। ठीक उसी पल उसने पीछे मुड़कर देखा और इंफ्रारेड कैमरे ने उसका चेहरा बिल्कुल साफ रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही मैंने वो चेहरा पहचाना, मेरी आंखें फैल गईं। ऐसा लगा जैसे किसी ने सिर पर जोर से वार कर दिया हो। लंबे बिखरे बालों से आधा ढका चेहरा, हमेशा डरा सहमा और कमज़ोर दिखने वाला वही लड़का। ये कैसे हो सकता है? वही ये सी, जिसे पूरी क्लास का सबसे दब्बू लड़का माना जाता था और जिसे गुंडे रोज़ परेशान करते थे, वो रात के 1 बजे मेरे घर के बाहर भूत की तरह क्या कर रहा था? स्क्रीन की हल्की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैंने कमरे की लाइट नहीं जलाई। मैं अंधेरे में अकेला बैठा अपनी उंगलियों से घुटने पर हल्की हल्की थपकी देता रहा। मेरा दिमाग तेजी से हर सुराग जोड़ने लगा। दिन में दिखाई दिया वो मोटा आदमी, रात में ये सी और गेस्ट रूम की खिड़की पर मिला धूल भरा उंगलियों का निशान। इन तीनों का आपस में क्या संबंध था? क्या वो निशान दिन में आए उसी मोटे आदमी ने छोड़ा था? वो झाड़ियों में ही क्यों घूमता रहा? उसे किसने भेजा था? मैंने गहरी सांस ली और फिलहाल उस मोटे आदमी वाली बात को अलग रखकर स्क्रीन पर जमे ये सी के चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया। उस अनजान मोटे आदमी की तुलना में ये सी का वहां होना कहीं ज्यादा डरावना था। एक ऐसा लड़का जो हमेशा चुप रहता था, दब्बू था, जिससे गुंडे पैसे छीन लेते थे और जो कभी पलटकर विरोध भी नहीं करता था। वो रात के 1 बजे किसी प्रोफेशनल की तरह चुपके से मेरे घर तक कैसे पहुंच गया? ये सोचते ही पिछली जिंदगी की कई भूली हुई बातें एक साथ याद आने लगी। उसी बरसाती रात ये सी भी अपराध वाली जगह के पास था।
वो एक बंद गली में 3 गुंडों से पिट रहा था और बाईं वेई उसी दृश्य को देखकर उस मौत वाली गली में चली गई थी। तब मैंने हमेशा यही सोचा था कि वो तो बस बदकिस्मती से वहां मौजूद एक बेबस लड़का था, लेकिन अब वही लड़का आधी रात को मेरी खिड़की तक आ पहुंचा था। क्या बारिश वाली रात बाईं वेई के हाथ से फल काटने वाला चाकू छीनकर उसी ने उसकी जान ली थी? ये ख्याल आते ही मेरी जांच करने वाली प्रवृत्ति पूरी तरह जाग उठी। मैंने आंखें बंद की और पिछली जिंदगी में बाईं वेई की मौत के बाद की सारी घटनाएं याद करने लगा। पूरा स्कूल सदमे में था। पुलिस रोज आकर सबके बयान ले रही थी। हर छात्र डरा हुआ था। लेकिन ये सी, बाईं वेई की मौत के बाद भी वो हमेशा की तरह क्लास के कोने में चुपचाप बैठा रहता था। उसके चेहरे पर न डर था, न घबराहट और न ही किसी तरह की बेचैनी। वो असामान्य शांति किसी मरे हुए तालाब जैसी थी। नहीं, मैं अपराधियों की मनोविज्ञान अच्छी तरह जानता था। इतनी बड़ी हत्या और चारों तरफ पुलिस की जांच के बीच कोई भी अपराधी इतना पूरी तरह शांत नहीं रह सकता। ऐसी बनावटी शांति के लिए बेहद खतरनाक मानसिक शक्ति चाहिए। जो लड़का गुंडों के सामने कांप जाता था, वो किसी पागल हत्यारे जैसा मानसिक संतुलन नहीं रख सकता था। और अगर सचमुच रखता था तो इसका मतलब था कि उसकी रोज की डरपोक और दब्बू छवि सिर्फ एक मुखौटा थी। वो भेड़ की खाल में छिपा सांप था जो सबके बीच चुपचाप लेटा सही समय का इंतजार कर रहा था। दीवार पर लगी घड़ी लगातार टिक टिक कर रही थी। मेरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ गई। अगर पिछली जिंदगी का वो निर्दयी हत्यारा सचमुच ये सी था, तो आज रात उसका यहाँ आना इस बात का संकेत था कि उसने मुझे और बाईं वेई को अपना अगला निशाना बना लिया है। मैं धीरे से बुदबुदाया, चाहे तुम जितना भी भूत बनने का नाटक करो, तुम्हारे चेहरे के पीछे जो भी राक्षस छिपा है, मैं उसे दुनिया के सामने ज़रूर लेकर आऊँगा। मैं उठा, गेस्ट रूम के दरवाजे तक गया और चुपचाप ये पक्का किया कि वो अंदर से बंद है। दरवाजे के उस पार बाईं वेई की शांत सांसों की आवाज़ सुनकर मैंने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ये चलता फिरता टाइम बम हमारी ही क्लास में बैठा था। मैं उसे अब और खुला नहीं छोड़ सकता था। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया। कल स्कूल पहुंचते ही मैं ये सी से मिलूंगा, उसके मासूम चेहरे का नकाब उतारूंगा और उस बरसाती रात के साथ साथ आज रात की सच्चाई भी हर हाल में जानकर रहूंगा। सुबह की धूप बालकनी के स्क्रीन वाले दरवाजे से छनकर लकड़ी के फर्श पर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। किचन से बेकन के तले जाने की छन छन की आवाज़ और टोस्ट की खुशबू आ रही थी। बाई वेई ने साधारण सफ़ेद पुलोवर पहन रखा था। वो पंजों के बल खड़ी किचन काउंटर पर व्यस्त थी और सुनहरी सुबह की धूप उसकी नरम और शांत परछाई को और भी खूबसूरत बना रही थी। ये दृश्य इतना सुंदर था कि पिछली रात का डर मानो पल भर के लिए भुला देता था। तुम जाग गए? जाकर मुंह धो लो, सैंडविच अभी तैयार हो जाएगा। आज मैंने तुम्हारी पसंद वाला चीज़ थोड़ा ज़्यादा डाला है। तुम इतनी गुणी हो कि जो भी तुमसे शादी करेगा उसके पूर्वज भी स्वर्ग में मुस्कुराएंगे। सुबह सुबह फिर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ पहले मुंह धो लो। मुंह धोकर मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और उसे छोटे छोटे कौर में सैंडविच खाते हुए देखने लगा। उसके होंठों के किनारे थोड़ा सा सफ़ेद सलाद ड्रेसिंग लग गया था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपना अंगूठा बढ़ाकर धीरे से उसे पोंछ दिया। बिल्कुल छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह खाती हो। मैं खुद भी पहुंच सकती थी। ये छोटा सा सुकून भरा पल आने वाले तूफान से पहले की आखिरी शांति जैसा लग रहा था। मैंने दूध का आखिरी घूंट पिया और पिछली रात की सर्विलांस वाली सारी बेचैनी अपने दिल में दबा ली। बाहर चाहे जितने भी राक्षस छिपे हों, इस घर के अंदर मैं सिर्फ बाईं वेई को धूप जैसी गर्माहट देना चाहता था। नाश्ता करने के बाद मैं और बाईं वेई पेड़ों से घिरी सड़क पर साथ साथ स्कूल की ओर चल पड़े। सुबह का व्यस्त समय था। सड़क पर ट्रैफिक भरा हुआ था। स्कूल यूनिफॉर्म पहने छात्र और ऑफिस जाने वाले लोग जल्दी जल्दी अपने रास्ते पर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने एक चौराहा पार किया, वही पुराना अजीब एहसास फिर मेरी गर्दन के पीछे चिपक गया, जैसे किसी जहरीले सांप की दो मुंही जीभ मुझे छू गई हो। मेरा पूरा शरीर एकदम सतर्क हो गया। मुझे साफ महसूस हो रहा था कि आसपास की भीड़ में कहीं न कहीं से कोई बर्फ जैसी ठंडी नज़र लगातार हमारी पीठ पर टिकी हुई थी। बाय वे, तुम्हारे बैग का स्ट्रैप ढीला हो गया है, मैं ठीक कर देता हूँ। बैग ठीक करने का बहाना बनाकर मेरी नज़रें रडार की तरह सड़क किनारे लगी। गोल शीशे वाली मिरर, बस स्टॉप के पीछे के ब्लाइंड स्पॉट और सामने खड़ी कारों की खिड़कियों तक हर जगह घूम गईं। लोग बहुत ज़्यादा थे और देखने की दिशाएं भी अनगिनत थीं। मैं उस अंधेरे में छिपे चूहे को तुरंत नहीं ढूंढ पाया, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि वो यहीं कहीं आसपास था। धन्यवाद गुनान, अब काफ़ी आराम लग रहा है। चलो जल्दी, क्लास शुरू होने वाली है। पूरे रास्ते पीछा किए जाने वाला वो एहसास मेरे साथ बना रहा। आखिरकार हम सुबह की पढ़ाई की आवाज़ों से गूंजते क्लासरूम में पहुंचे। मैंने बाई वेई को उसकी सीट पर जाने दिया और खुद पीछे वाले दरवाजे पर खड़ा होकर अपनी नज़र सीधे आखिरी कतार की उस सीट पर टिकाई जो हमेशा अंधेरे में रहती थी।
मेरा दिल एकदम बैठ गया। वो सीट खाली थी, डेस्क पर एक भी किताब नहीं थी। गुनान, क्या देख रहे हो? ओह, तुम ये सी की बात कर रहे हो? वो आज नहीं आया। सुना है सुबह सुबह तेज बुखार होने की वजह से छुट्टी ले ली। जियांग यान की यह साधारण सी बात मेरे दिमाग में तूफान ले आई। तुम कह रहे हो उसने छुट्टी ली है? हाँ, इतनी हैरानी क्यों? वो अक्सर बीमार होकर छुट्टी लेता रहता है, इसमें नया क्या है? मैंने जियांग यान का हाथ छोड़ दिया और धीरे धीरे अपनी सीट की ओर लौट गया। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। रात 1 बजे वो भूत की तरह मेरी खिड़की के बाहर दिखाई दिया था और किसी प्रोफेशनल की तरह आसपास की जांच कर रहा था। आज सुबह स्कूल आते समय हमें लगातार किसी के पीछा करने का एहसास हुआ और अब उसने अचानक बुखार का बहाना बनाकर स्कूल आना ही छोड़ दिया। सारे सुराग एक साथ जुड़ने लगे। अगर वो स्कूल में नहीं था तो फिर कहाँ था? जवाब तो जैसे खुद मेरे सामने चिल्ला रहा था। आज सुबह रास्ते भर जो हमें देख रहा था, जो अंधेरे में सांप की तरह हमारा पीछा कर रहा था, वो 100% ये सी ही था। बारिश वाली रात बाईं वेई के हाथ से फल काटने वाला, चाकू छीनने वाला असली हत्यारा, और पिछली रात मेरी खिड़की तक आने वाला विकृत पीछा करने वाला आदमी। मेरे दिमाग में दोनों की तस्वीर धीरे धीरे एक ही चेहरे में बदलने लगी। लंबे बालों से आधा ढका पीला और डरपोक दिखने वाला वही चेहरा। आखिर तुम कौन सा राज छिपा रहे हो? छुट्टी की घंटी बजते ही मैं बाई वेई को साथ लेकर क्लास डायरेक्टरी से ये सी का घर का पता लेकर निकल पड़ा। वो एक साधारण पुराना रिहायशी इलाका था, लेकिन माहौल साफ सुथरा था। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तभी सामने वाले घर की एक आंटी कूड़े का बैग लेकर बाहर निकली। अब मत खटखटाओ, ये परिवार को ढूंढ रहे हो? वे लोग आज सुबह अंधेरा रहते ही घर खाली करके चले गए। ढेर सारे बैग और बक्से लेकर निकले थे। कह रहे थे कि गांव में रिश्तेदारों के यहाँ कोई ज़रूरी काम आ गया है। जाते जाते मकान भी खाली कर दिया। आंटी, मतलब वे लोग सुबह होने से पहले ही चले गए? हाँ, लगभग 5 बजे। सामान वाली गाड़ी के शोर से मेरी नींद खुल गई थी। उनकी यह बात मेरे ऊपर बर्फ की बाल्टी की तरह गिरी। सुबह होने से पहले ही चले गए। तो फिर आज सुबह स्कूल जाते समय मैं और बाई वेई जिस ठंडी नज़र को लगातार महसूस कर रहे थे, वो किसकी थी? मेरा दिमाग तेज़ी से दौड़ने लगा और मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। अगर आज सुबह हमारा पीछा करने वाला ये सी नहीं था, तो इसका मतलब था कि पिछली रात मेरी खिड़की के बाहर आने वाले आदमी के अलावा दिन दहाड़े भी कोई और हमारी निगरानी कर रहा था। क्या वो दिन वाला मोटा आदमी था? वो फरार सीरियल किलर? या फिर बारिश वाली रात का असली हत्यारा? मैंने अपने भीतर उठ रहे डर को दबाया, बाईं वेई का हाथ पकड़ा और घर लौटकर आराम से सोचने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचे, दरवाजे के बाहर एक अनचाहा मेहमान हमारा इंतजार कर रहा था। महंगा सूट पहने, बाल करीने से संवारे हुए एक अधेड़ उम्र का आदमी गंभीर चेहरे के साथ आगे पीछे टहल रहा था। उसके पूरे शरीर से ताकत और दबा हुआ गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। जैसे ही बाई वेई ने उसका चेहरा देखा, उसका शरीर एकदम सख्त हो गया और उसने अनायास मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारा पिता हूं? बाई छंग फंग तेज कदमों से हमारे पास आया और जबरदस्ती बाई वेई को मेरी तरफ से खींच लिया। बाई वेई, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी माँ अभी भी हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में पड़ी है और तुम उसे छोड़कर एक लड़के के साथ रहने लगी हो। तुम्हें अपनी इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। पिता की लगातार डांट सुनकर बाई वेई की आंखें तुरंत लाल हो गईं, लेकिन इस बार उसने सिर नहीं झुकाया। उसने जोर से अपना हाथ छुड़ा लिया। आपको मुझे डांटने का कोई हक नहीं है। सबसे पहले माँ को छोड़कर जाने वाले आप ही थे। अगर आपने उन्हें नहीं छोड़ा होता तो उनकी जिंदगी कभी ऐसी नहीं बनती। तुम बड़ों की बातें नहीं समझती। क्या मैंने कभी तुम्हारा खर्च देना छोड़ा? अब तुम्हारी माँ बीमार है और तुम घर से भाग आई हो। अपना सामान उठाओ और अभी मेरे साथ बाईं परिवार चलो। मैं अपनी बेटी को इस तरह किसी लड़के के घर नहीं रहने दूंगा। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना और न ही आपके घर वापस जाना है। मैं अपनी ज़िंदगी खुद संभाल सकती हूँ। मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। बाई छंग फंग गुस्से में उसका हाथ पकड़ने के लिए बढ़ा, लेकिन मैं तुरंत आगे आकर दीवार की तरह बाईं वेई के सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, मिस्टर बाई, बाईं वेई अपनी बात साफ कह चुकी है। वो आपके साथ नहीं जाना चाहती। उसे ज़बरदस्ती ले जाना क्या आपको शोभा देता है? गुनान, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे गू परिवार का शिन्हाई शहर में थोड़ा प्रभाव है। ये मत समझो कि तुम मेरी बेटी को बहका सकते हो। ये हमारे बाईं परिवार का मामला है। उसने मेरी आड़ में खड़ी बाईं वेई की तरफ देखा, फिर मेरी ठंडी नज़रों से टकराया। कुछ पल सोचने के बाद उसने ज़बरदस्ती उसे ले जाने का इरादा छोड़ दिया। गुनान, मेरी बात याद रखना। अगर मेरी बेटी को ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुंची तो बाईं परिवार अपनी आखिरी सांस तक तुमसे इसका हिसाब लेगा।
इतना कहकर उसने बाईं वेई को आखिरी बार घूरा और भारी कदमों से कॉरिडोर में चलता हुआ वहां से चला गया। मैं बाईं वेई को अंदर लेकर आया और दरवाजे पर दोबारा ताला लगा दिया। वो उदास होकर चुपचाप किचन में पानी लेने चली गई, जबकि मैं सोफे पर बैठा गहरी सोच में डूब गया। बाई छंगफंग का अचानक अपनी बेटी के लिए इतना चिंतित होना मुझे बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं लगा, जिसने उन्हें 10 साल से ज़्यादा समय तक कभी नहीं पूछा, ली फंगजी के पागल होने पर भी नहीं आया। वो आज अचानक इतना जिम्मेदार पिता कैसे बन गया? मैंने ये सवाल फिलहाल मन से हटाया और सर्विलांस कंप्यूटर खोल दिया। लेकिन जैसे ही स्क्रीन जली, मेरी आंखें सिकुड़ गईं। पिछली रात रिकॉर्डिंग में दिखाई दिया वही मोटा आदमी, जिसकी पलकों पर ढीलापन था, फिर से मेरे घर के नीचे झाड़ियों के पास खड़ा था। वो बिजली के खंभे के पीछे छिपकर लगातार मेरी खिड़की की तरफ देख रहा था। भागने का रास्ता छोड़कर खुद मेरे दरवाजे पर आ गया है। आज तुझे हर हाल में पकड़ कर रहूंगा। मैंने तुरंत जियांग यान को फ़ोन किया। वो पास ही रहता था। जियांग यान, अपना सामान लेकर तुरंत मेरे घर आओ। शिकार सामने है, दोनों तरफ से घेरते हैं, किसी भी हालत में भागने मत देना। 5 मिनट बाद जियांग यान दूसरी गली से चुपके से अंदर आ गया। मैंने उसे इशारा किया और हम दोनों चिमटे की तरह 2 दिशाओं से उस मोटे आदमी पर टूट पड़े। धत तेरे की! वो भागने लगा, लेकिन जियांग यान ने उसका रास्ता रोक लिया। मैं पीछे से पहुंचा और उसके घुटने के पीछे जोरदार लात मारी। वो चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उसका हाथ पीछे मोड़कर उसका चेहरा दीवार से दे मारा। 2 दिनों से हमारा पीछा कर रहा है। अब सच सच बता, तुझे किसने भेजा है? बड़े भाई, रहम करो। मेरा हाथ टूट जाए। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने उसकी बाहां और जोर से मरोड़ दी। कुछ नहीं किया? फिर यहां छिप छिप कर क्या कर रहे थे? सच बोल, नहीं तो तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा। वो घबरा कर बोला, बताता हूं, सब बताता हूं। 3 दिन पहले एक औरत मास्क पहनकर मेरे पास आई थी। मैंने तुरंत पूछा, उसने क्या करने को कहा था? किसी का मर्डर? किडनैपिंग? क्या आज सुबह रास्ते भर हमारा पीछा भी तुम ही कर रहे थे? वो जोर जोर से सिर हिलाने लगा। नहीं, इतने बड़े अपराध करने की मेरी हिम्मत नहीं है। उसने बस आपकी फोटो और पता दिया था। रोज यहां निगरानी रखने को कहा था। कब घर से निकलते हो, कब वापस आते हो, और घर में कोई दूसरा बड़ा आदमी है या नहीं, बस यही देखना था। मैं कसम खाता हूं, आज सुबह रास्ते में मैंने आपका पीछा नहीं किया। मुझे तो सिर्फ इस कॉलोनी के गेट पर नजर रखने के लिए कहा गया था। मैंने फिर पूछा, वो औरत कौन थी, कैसी दिखती थी? वह घबरा कर बोला, मुझे सच में नहीं पता। उसने मुझे कैश में पैसे दिए थे और फिर कभी वापस नहीं आई। अपना कोई नंबर तक नहीं छोड़ा। भैया, मैं तो बस पेट पालने के लिए यह काम कर रहा था। चाहो तो सारे पैसे वापस ले लो, बस मुझे छोड़ दो। मैं उसकी आंखों में लगातार घूरता रहा। पुलिस में बिताए 10 साल के अनुभव ने मुझे साफ बता दिया कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। वो सच में सिर्फ एक छोटा मोटा निगरानी करने वाला आदमी था, जिसे किसी ने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। सुराग एक बार फिर ठंडा पड़ चुका था। मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और उसे भागते हुए गली में गायब होते देखा। जियांग यान मेरे पास खड़ा गुस्से में गालियां दे रहा था, लेकिन मेरे अंदर पहले से कहीं ज्यादा बेबसी भर चुकी थी। आज सुबह रास्ते में हमारा पीछा करने वाला न तो यही मोटा आदमी था और न ही यह जी जो रातों रात घर छोड़कर जा चुका था। असली कातिल अब भी किसी अदृश्य भूत की तरह खुद को पूरी तरह छिपाए हुए था, और जिसने इस मोटे आदमी को काम पर रखा था, उसका मकसद सिर्फ हमारी रोजमर्रा की दिनचर्या पता करना था। इसका मतलब साफ था, वो कोई बहुत सोच समझकर बनाई गई योजना पर काम कर रहा था। जियांग यान के जाने के बाद मैं वापस घर लौटा। बाईवेई पहले ही सो चुकी थी। मैं थक कर सोफे पर गिर पड़ा और अपने दर्द करते कनपटियों को दबाने लगा। मेरी नज़र सामने लगे स्प्लिट स्क्रीन सर्विलांस मॉनिटर पर चली गई। पहली मंजिल का प्रवेश द्वार, खिड़की के बाहर का हिस्सा और कॉलोनी की मुख्य सड़क सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले ही पल मेरी नज़र दूसरी स्क्रीन पर जाकर ठहर गई। वो इंफ्रारेड कैमरा था जिसे मैंने कल ही प्रवेश द्वार के ऊपर जूते रखने वाली अलमारी के पास इसलिए लगाया था ताकि गलियारे का ब्लाइंड स्पॉट भी कवर हो सके। कल जब मैंने उसे लगाया था तब स्क्रीन के दाएं नीचे वाले कोने में लाल रंग का फायर एक्सटिंग्विशर साफ दिखाई देता था, लेकिन अब कैमरे का एंगल करीब 15 डिग्री बाईं तरफ मुड़ चुका था। फायर एक्सटिंग्विशर पूरी तरह फ्रेम से गायब था और दरवाजे के पास एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट बन गया था। मेरे पूरे शरीर का खून जैसे एक पल में जम गया। किसी ने मेरे कैमरे के साथ छेड़छाड़ की थी। ये हवा या कंपन की वजह से बिल्कुल नहीं हो सकता था। कैमरे के स्क्रू मैंने खुद दीवार में मजबूती से लगाए थे। मैं तो सिर्फ 10 मिनट के लिए जियांग यान के साथ नीचे उस मोटे आदमी को पकड़ने गया था, और उसी थोड़े से समय में कोई चुपचाप मेरे दरवाजे तक आया, कैमरे की सीधी नज़र से बचा और बहुत प्रोफेशनल तरीके से उसका एंगल घुमा दिया ताकि वहां ब्लाइंड स्पॉट बन जाए। यानी वो रेंगता हुआ शिकारी कुछ ही मिनट पहले मेरे दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था। मैं अकेला लिविंग रूम के सोफे पर बैठा उस टेढ़ी हुई कैमरे की स्क्रीन को घूरता रहा। मेरा दिमाग पूरे दिन की घटनाओं को जोड़ने लगा। दिन में दिखा अजीब मोटा आदमी
दूसरी मंजिल की खिड़की के बाहर धूल भरा हथेली का निशान, आधी रात वाला रहस्यमय साया और अब कैमरे का एंगल बदल देने वाला कोई अजनबी। सारी कड़ियां आपस में जुड़ रही थीं और इन सब में सबसे ज्यादा शक अब भी मुझे ये जी पर ही था। उसकी हर हरकत विरोधाभासों से भरी हुई थी। मैं अभी उसके मकसद के बारे में सोच ही रहा था कि तभी सिक्योरिटी डोर पर दस्तक हुई। मैंने सावधानी से दरवाज़ा खोला। बाहर जियांग यान खड़ा था, जो अभी थोड़ी देर पहले ही गया था। मैंने हैरानी से पूछा, तुम फिर वापस क्यों आ गए? वो बोला, अरे गुनान, मैं तो लगभग भूल ही गया था। ये जी ने आज सुबह मुझे ये 2 चीज़ें तुम्हें वापस देने के लिए दी थीं। उसने एक बात और कही थी। वो बोला कि कल रात वो खुद तुम्हारे घर आया था ताकि तुम्हें ये चीज़ें देकर तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सके, क्योंकि तुम हमेशा उसकी मदद करते रहे हो। लेकिन रात बहुत हो गई थी। वो तुम्हारी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए थोड़ी देर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और फिर वापस चला गया। जियांग यान की बात सुनते ही मेरा दिमाग एकदम खाली हो गया। क्या सचमुच रात 1 बजे ये जी का मेरे घर आना सिर्फ सामान लौटाने के लिए था? उसका पूरा परिवार रातों रात घर छोड़ चुका था। आज सुबह वो हमारा पीछा नहीं कर रहा था और उसके पास वापस आकर मेरा कैमरा घुमाने का भी समय नहीं था। एक ही पल में ये जी पर मेरा सारा शक खत्म हो गया। मेरे हाथ का आखिरी सुराग भी टूट गया था। मैं फिर से सोफे पर बैठ गया। मन में सिर्फ उलझन और निराशा बची थी। अगर कैमरा ये जी ने नहीं घुमाया तो फिर आखिर वो कौन था जो अब भी अंधेरे में छिपकर मुझे देख रहा था? तभी जब मैं पूरी तरह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था, जियांग यान ने अपना फ़ोन निकाला। उसने एक फ़ोटो खोलकर मेरी तरफ बढ़ाई और बोला, वैसे गुनान, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता था। क्या ये आदमी तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा सीक्रेट बॉडीगार्ड बनाकर रखा है? मैं इसे कई बार तुम्हारे आसपास घूमते हुए देख चुका हूँ। अभी जब हम उस मोटे आदमी को गली में पकड़ रहे थे, तब भी ये तुम्हारी कॉलोनी के बाहर मंडरा रहा था। मैंने तुरंत सिर उठाया और उसका फ़ोन हाथ में ले लिया। फ़ोटो किसी कम रोशनी वाली गली के मोड़ पर खींची गई थी। उसमें एक आदमी फ्लैट कैप पहने हुए था, जिसका सिर्फ साइड और पीछे का हिस्सा दिखाई दे रहा था। मैंने कुछ सेकंड तक फ़ोटो को ध्यान से देखा, फिर बिना एक पल गंवाए अपना फ़ोन निकाला, उस फ़ोटो की दोबारा तस्वीर ली और सीधे अपनी मॉम को भेज दी। उसके बाद तुरंत उन्हें फ़ोन लगाया। मॉम, क्या इस आदमी को आपने मेरे लिए रखा है? दूसरी तरफ 2 सेकंड तक पूरी चुप्पी रही। फिर मॉम की हैरान आवाज़ आई, बेटा, तुमने इसे ढूंढ भी लिया? ये तुम्हारे डैड ने बहुत पैसे देकर रखा है। ये एक रिटायर्ड मर्सिनरी है। तुम वहाँ अकेले रहते हो, इसलिए हमें बहुत चिंता रहती थी। हमने इसे चुपचाप तुम्हारी सुरक्षा के लिए रखा था। ये काफ़ी समय से दूर रहकर तुम्हारी निगरानी कर रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इसे भी पहचान लिया। रिटायर्ड मर्सिनरी ये शब्द सुनते ही मेरे अंदर तनी हुई सारी नसें एक साथ कस गईं। वो सिर्फ तुम्हारे आसपास मौजूद किसी भी खतरे पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार है, तुम्हारी ज़िंदगी में दखल देने के लिए नहीं। अगर तुम्हें असहज महसूस हो रहा है तो मैं और तुम्हारे डैड उसे वापस बुला लेंगे। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बस गेस्ट रूम की खिड़की के पास कुछ अजीब पैरों के निशान देखकर सोचने लगा था कि शायद कोई खतरा है। लेकिन अगर वो मेरी सुरक्षा पर नज़र रख रहा था तो वो गेस्ट रूम की खिड़की क्यों चेक कर रहा था? क्या तुमने नहीं बताया था कि बाईं वेई गेस्ट रूम में रहेगी? मुझे लगा उसे यह भी देख लेना चाहिए कि वहाँ की खिड़की और सिक्योरिटी लॉक सुरक्षित हैं या नहीं। मुझे उसका कॉन्टैक्ट भेज दीजिए। फ़ोन कटने के कुछ ही देर बाद मेरे मोबाइल पर एक नंबर आ गया। कमाल है, ये सच में तुम्हारे घर का बॉडीगार्ड है? और वो भी एक मर्सनरी। ओल्ड गू, तुम्हारी सिक्योरिटी तो किसी वीआईपी से भी ज़्यादा है। जियांग यान की हैरानी को मैंने अनदेखा कर दिया। मेरी नज़र सिर्फ स्क्रीन पर दिख रहे उस नंबर पर टिकी थी, जबकि मेरा दिमाग तेज़ी से सब कुछ जोड़ रहा था। अगर वो सच में एक रिटायर्ड मर्सिनरी था तो अब तक हुई सारी अजीब घटनाओं की एक तार्किक वजह सामने आ रही थी। खिड़की पर धूल भरा हथेली का निशान और कैमरे का बदला हुआ एंगल, शायद ये सब उसी की सिक्योरिटी चेक का हिस्सा था। ऐसा लगा जैसे सारी कड़ियाँ फिर से जुड़ गई हों। लेकिन जिस सुराग को मैं अपनी पकड़ में समझ रहा था वो फिर हाथ से निकल चुका था। मुझे तुरंत उस बॉडीगार्ड से बात करनी थी और ये पक्का करना था कि खिड़की का निशान और कैमरे से छेड़छाड़ उसी ने की थी। मैंने गहरी सांस ली और मॉम द्वारा भेजे गए नंबर पर कॉल लगाया। पहली ही घंटी में कॉल उठ गया। हेलो, क्या आप ब्लेड हैं? गेस्ट रूम की खिड़की पर जो हथेली का निशान था और एंट्रेंस वाला कैमरा, क्या वो आपने किया था? दूसरी तरफ से शांत आवाज़ आई, यंग मास्टर, आपकी काउंटर सर्विलांस क्षमता वाकई कमाल की है। आपकी सतर्कता तो उन नए लोगों से भी बेहतर है जिन्हें मैंने ट्रेनिंग दी है। आज दोपहर में पूरे इलाके की सिक्योरिटी चेक कर रहा था, तभी मैंने देखा कि आपकी सिक्योरिटी विंडो के स्क्रू लगभग ढीले हो चुके थे। कोई ज़ोर से खींचता तो पूरी खिड़की निकल सकती थी, इसलिए मैंने अपनी तरफ से उन्हें हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम एलॉय वाले स्क्रू से बदल दिया। ऊपर से थोड़ा जंग जैसा रंग भी लगा दिया ताकि किसी को पता न चले। शायद मेरे दस्तानों की धूल कांच पर रह गई होगी। और जहाँ तक कैमरे की बात है, उसका एंगल पहले भी ठीक था, लेकिन अगर कोई अंदर घुसने की कोशिश करता तो साइड में करीब 1 सेकंड का ब्लाइंड स्पॉट बन रहा था।
इसलिए मैंने उसे थोड़ा एडजस्ट कर दिया। समझ गया, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। कॉल ख़त्म करने के बाद मैं धीरे धीरे गेस्ट रूम में गया। बाई वेई गहरी नींद में थी, उसकी सांसें बिल्कुल शांत थीं। मैं खिड़की के पास गया और बाहर की हल्की रोशनी में सिक्योरिटी विंडो के किनारों को ध्यान से देखा। सचमुच जो स्क्रू बाहर से पुराने और जंग लगे हुए लग रहे थे, उन्हें बेहद मजबूत नए स्क्रू से बदल दिया गया था। बस उनकी सतह को पुराने जैसा बना दिया गया था। मैंने राहत की लंबी सांस छोड़ी। न कोई सिरफिरा पीछा करने वाला था, न कोई प्रोफेशनल कातिल। पिछले 2 दिनों की वे सारी डरावनी घटनाएं दरअसल मेरे परिवार द्वारा रखे गए टॉप लेवल बॉडीगार्ड की सिक्योरिटी जांच थी। लेकिन जैसे ही ये आखिरी तनाव भी खत्म हुआ, उसके साथ ही एक असहनीय थकान और उलझन ने मुझे घेर लिया। मैं वापस लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया और खाली कमरे को घूरने लगा। पैसे लेकर निगरानी करने वाला मोटा आदमी, उसका सुराग खत्म हो चुका था। यह जी शहर छोड़ चुका था और उस पर से मेरा शक भी पूरी तरह हट चुका था। ली गैंग के पास पक्का अलीबाई था। फरार सीरियल किलर का भी मेरी पिछली जिंदगी वाली हत्या से कोई संबंध नहीं था। मेरे सारे सुराग खत्म हो चुके थे। उस बारिश वाली रात बाई वेई के हाथ से फ्रूट नाइफ छीनकर उसकी बेरहमी से हत्या करने वाला असली कातिल अब भी किसी भूत की तरह बिना किसी चेहरे के भीड़ में पूरी तरह छिपा हुआ था। लगातार 2 दिनों का भारी तनाव, रात की बारिश की ठंड और हर सुराग के टूट जाने की बेबसी ने आखिरकार मेरे शरीर की सारी ताकत तोड़ दी। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा, सिर चकराने लगा, पेट में मरोड़ उठी और गला आग की तरह जलने लगा। मैं किसी तरह उठकर पानी पीना चाहता था, लेकिन मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। मैं धड़ाम से सोफे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं आग के भट्ठे में गिर गया हूँ। खून से भीगी वो बारिश वाली रात और बाई वेई का पीला चेहरा बार बार मेरे सपनों में एक दूसरे से उलझते और बिखरते रहे। गुनान धुंधली चेतना में एक बेहद कोमल आवाज़ लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी। तभी मेरे माथे पर ठंडा और सुकून देने वाला एहसास हुआ, जिसने भीतर जल रही आग को थोड़ा शांत कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी भारी पलकों को खोला। नज़र साफ हुई तो सामने बाई वेई का छोटा सा चेहरा दिखाई दिया। उसके चेहरे पर गहरी चिंता थी और हल्की सी घबराहट भी। गुनान, तुम आखिरकार जाग गए। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तुम्हें बहुत तेज बुखार था। मैंने कुछ बोलना चाहा, लेकिन मेरा गला इतना बैठ चुका था कि आवाज़ ही नहीं निकली। मैं उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। तभी एहसास हुआ कि मैं मास्टर बेडरूम में लेटा हूँ। मेरे ऊपर मोटी रज़ाई डली हुई थी और मेरे माथे पर बर्फ़ से ठंडा किया हुआ तौलिया रखा था। मैं ठीक हूँ। शायद कल रात ठंड लग गई थी। ठंड लग गई थी? तुम्हें पूरे 39 डिग्री बुखार था। जब मैं उठा तो देखा तुम सोफे पर बेहोश पड़े थे। मैंने तुम्हें कितनी भी बार जगाने की कोशिश की, लेकिन तुम उठ ही नहीं रहे थे। तुम्हारा शरीर आग की तरह तप रहा था। उसने मुझे 1 गिलास पानी पकड़ाया। पहले थोड़ा पानी पी लो, गले को आराम मिलेगा। मैंने क्लास टीचर को फ़ोन करके आज हम दोनों की छुट्टी ले ली है। आज हम घर पर ही आराम करेंगे। गुनगुना पानी मेरे सूखे गले से उतरते ही शरीर में थोड़ी जान लौट आई। मैं उसे इधर उधर भागते हुए देख रहा था। उसकी आंखें लाल हो रखी थीं। साफ था कि मेरा बुखार पता चलने के बाद से वो एक पल के लिए भी मेरे बिस्तर के पास से नहीं हटा था। ये बुखार की दवा खा लो। उसने अपने हाथ से मुझे दवा खिलाई। अगर दोपहर तक बुखार नहीं उतरा तो हम हॉस्पिटल जाकर आईवी लगवाएंगे। फिर उसने अपने दोनों हाथों से मेरे हाथों को कसकर थाम लिया। गुनान, डरना मत। मुझे नहीं पता तुम इतने दिनों से किस बात की चिंता कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारी देखभाल करने की बारी मेरी है। आराम से सो जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं तुम्हारे पास रहूंगा। उसकी दृढ़ आंखों में देखते हुए और उसकी हथेलियों की गर्माहट महसूस करते ही पिछले कई दिनों से तनी हुई मेरी नसों को पहली बार सचमुच सुकून मिला। दवा और तेज बुखार के असर से मैंने फिर आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में चला गया। सपने में मैं अचानक अपनी पिछली जिंदगी में लौट गया। तभी एक परिचित आवाज सुनाई दी। ओल्ड गू, तुम इतने दिनों से उसी केस में लगे हुए थे ना? हमें बड़ा सुराग मिल गया है। वो कोई ऐसा है जिसे हम जानते हैं। हमने उसे पकड़ लिया है। जल्दी आकर देखो। मैंने घबराकर पूछा, कौन है वो? लेकिन तभी तेज सफेद रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी और मैं चौंक कर जाग गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तब तक बाहर अंधेरा हो चुका था। डूबते सूरज की हल्की नारंगी रोशनी आधे खुले पर्दों से छनकर बिस्तर पर बिखर रही थी। मेरे शरीर का दर्द काफ़ी कम हो चुका था और माथे की जलन भी लगभग उतर गई थी। मैंने सिर घुमाया तो देखा बाईं वेई बिस्तर के किनारे बैठे बैठे ही सो गई थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे और वो अब भी वही ठंडा तौलियां पकड़े हुए थी जिससे वो मेरा बुखार कम कर रही थी। मेरी सांसों में बदलाव महसूस होते ही वो हिरण के बच्चे की तरह चौंक कर जाग गई। बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा बुखार आखिर उतर गया। गुनान, तुम्हें भूख लगी है? मैंने खिचड़ी गर्म रखी है, अभी लेकर आती हूँ। मत जाओ, थोड़ी देर यहीं मेरे पास रहो। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसकी हथेली की असली गर्माहट को महसूस करने लगा। उसकी कलाई में चलती धड़कन को जैसे मैं छोड़ना ही नहीं चाहता था। उसके इस जिंदा
खूबसूरत चेहरे को देखते हुए पहली बार मेरे दिल में ऐसा डर पैदा हुआ जैसा पुनर्जन्म लेने के बाद कभी नहीं हुआ था। मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये सब सिर्फ एक सपना तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ही मैं असली कातिल को ढूंढ लूं, उसकी किस्मत बदल दूं और ये पूरा चक्र पूरा हो जाए, समय के नियमों का ये उल्लंघन भी खत्म हो जाएगा। क्या मैं अचानक फिर उसी ठंडी टाइमलाइन में लौट जाऊंगा जहां मेरे पास सिर्फ उसकी कब्र बची होगी? मैं स्वार्थी हो गया था। मैं चाहता था कि समय हमेशा के लिए इसी पल पर रुक जाए। जब तक मैं जांच न करूं, जब तक मैं उसे इस सुरक्षित घर में कैमरों की निगरानी के बीच छिपा कर रखूं, क्या हम हमेशा ऐसे ही शांत जिंदगी नहीं जी सकते? लेकिन उसकी आंखों में मुझ पर जो अटूट भरोसा था, उसे देखकर मैंने दांत भींच लिए। गुनान, क्या हुआ? फिर से चक्कर आ रहा है? नहीं, बस अब दिमाग पूरी तरह साफ है। मुझे थोड़ी भूख लगी है। ठीक है, तुम यहीं लेटे रहो, मैं अभी खिचड़ी लेकर आती हूँ। उसके बाद तुम्हारा तापमान भी देखना है। जैसे ही बाईं वेई कमरे से बाहर गई और दरवाज़ा बंद हो गया, मेरे चेहरे की सारी नरमी गायब हो गई। उसकी जगह ठंडी दृढ़ता लौट आई। मैंने फ़ोन को इतनी ज़ोर से पकड़ा कि मेरी उंगलियों की गांठें सफ़ेद पड़ गईं। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। ब्लेड, वो रिटायर्ड मर्सिनरी। मॉम ने कहा था कि वो काफ़ी समय से मेरी सुरक्षा कर रहा है। इसका मतलब उस बारिश वाली शुक्रवार की रात भी वो आसपास ही रहा होगा। पिछली ज़िंदगी में बाईं वेई बारिश में मेरे दरवाजे तक आई थी और बाद में उसी अंधेरी गली में उसकी मौत हो गई थी। इस ज़िंदगी में हालांकि वो मेरे घर के अंदर आ गई थी, लेकिन अंधेरे में छिपा वो डरावना कातिल जो उसका शिकार करने वाला था, क्या वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया था? अगर ऐसा था, तो अनगिनत जानलेवा मिशनों का अनुभव रखने वाला ब्लेड, जो छाया में रहकर मेरी रक्षा कर रहा था, ज़रूर बाईं वेई का पीछा करने वाले किसी भी आदमी को नोटिस करता। मैंने बिना एक पल गंवाए वो बिना नाम वाला नंबर खोला और कॉल लगा दी। आधी घंटी में ही फ़ोन उठ गया। ब्लेड, मैं बोल रहा हूँ। यंग मास्टर, अब तबीयत कैसी है? क्या आदेश है? ब्लेड, पिछले शुक्रवार रात बारिश के दौरान करीब 9:30 बजे एक लड़की पूरी तरह भीगी हुई मेरे दरवाजे पर आई थी। उस समय तुम मेरे अपार्टमेंट के आसपास निगरानी कर रहे थे, है ना? जी। उस वक्त मैं सामने वाली बिल्डिंग की छत पर था और पूरे इलाके पर नज़र रखे हुए था। मैंने उस लड़की को आपके दरवाजे तक आते हुए देखा था। क्या तुम्हें उसके पीछे कोई संदिग्ध आदमी दिखाई दिया था? कोई ऐसा जो उसका पीछा करते हुए मेरे घर तक आया हो या अंधेरे में छिपकर उस पर नज़र रख रहा हो? मेरे सवाल के बाद जैसे आसपास की हवा ही जम गई। फ़ोन की दूसरी तरफ कुछ पल तक सिर्फ हल्की करंट जैसी आवाज़ सुनाई देती रही। करीब 2 सेकंड बाद ब्लेड की भारी आवाज़ आई, यंग मास्टर। हाँ, वहाँ एक आदमी था। मेरा दिल किसी भारी हथौड़े से टकरा गया। पूरे शरीर का खून जैसे एक पल में उबल उठा। उसने काले रंग का लंबा रेनकोट पहन रखा था और चेहरे पर मास्क था। वो उस लड़की से करीब 50 मीटर पीछे चल रहा था, न बहुत पास न बहुत दूर। वो उसका पीछा करते हुए आपके अपार्टमेंट तक आया। जब वो लड़की अंदर चली गई तो वो सड़क के दूसरी तरफ स्ट्रीट लाइट के नीचे करीब 2 या 3 मिनट तक खड़ा रहा। उसके बाद मुड़ा और चला गया। फिर वो दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। पिछली ज़िंदगी में बाईं वेई मेरे घर के अंदर नहीं आई थी, इसलिए उस शैतान को अंधेरी गली में हमला करने का मौका मिल गया था। लेकिन इस ज़िंदगी में, क्योंकि बाईं वेई मेरे घर के अंदर आ गई थी, इसलिए वो पूरी तरह उसके शिकार करने की जगह से निकल गई थी। वह बस बेबस होकर बारिश में अपने शिकार को हाथ से निकलते हुए देख सकता था और आखिरकार उसके पास हार मानकर लौट जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। उस समय क्या तुमने उसका चेहरा साफ देखा था? क्या तुम पता लगा सकते हो कि वो आदमी आखिर था कौन? बारिश बहुत तेज थी, स्ट्रीट लाइट भी बहुत धुंधली थी और उसने खुद को इतनी अच्छी तरह ढक रखा था कि मैं उसका चेहरा बिल्कुल नहीं देख पाया। लेकिन भले ही मैं उसका पीछा नहीं कर सका, फिर भी मुझे साफ याद है कि जाते समय वो किस गली में मुड़ा था। यंग मास्टर, अगर वो वहाँ से गुजरा है तो कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ गया होगा। मैं पता लगाना चाहता हूँ कि वो आखिर कौन है। फ़ोन रखने के बाद मैंने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में उठते तूफान को दबा दिया। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। गुनान, खिचड़ी तैयार है, तापमान भी बिल्कुल सही है। उसे एप्रन पहने इतने शांत और कोमल रूप में देखकर सच तक पहुंचने की बेचैनी से भरा मेरा दिल धीरे धीरे शांत हो गया। डॉक्टर ने कहा था कि बुखार के बाद पेट अक्सर कमज़ोर हो जाता है, इसलिए पहले कुछ हल्का खा लो। तुम इतने समय से मेरी देखभाल कर रही थी, क्या तुमने खुद कुछ खाया? मैंने रसोई में थोड़ा सा खा लिया था। अब जल्दी से खाओ और ज़्यादा बात मत करो, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मरीज़ में तो हाथ उठाने की भी ताकत नहीं है। अब नर्स मैडम को अपने हाथ से एक एक निवाला खिलाना पड़ेगा। बाईं वेई ने मुझे घूर कर देखा। इस गर्म रोशनी से भरे बेडरूम में ऐसा लग रहा था जैसे खिड़की के बाहर मौजूद सारी साजिशें और खतरे पूरी तरह बंद हो गए हों। अगली सुबह मैंने बाईं वेई को स्कूल के लिए रवाना होते देखा और दाऊशू को चुपचाप उसकी सुरक्षा में भेज दिया।
दरवाज़ा बंद हुआ और ये पक्का होते ही कि बाई वेई काफ़ी दूर निकल चुकी है। मेरी आंखों की सारी नरमी पल भर में गायब हो गई। मैंने तुरंत काले रंग के कपड़े पहने, एक पीक्ड कैप लगाई और घर से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद शहर के सुनसान इलाके के पास बने एक कैफ़े में मेरी मुलाकात दाओ शू से हुई। यंग मास्टर, ये उस इलाके के शुक्रवार रात के सारे प्राइवेट सर्विलांस फुटेज हैं। इन्हें कॉपी करने में मुझे पूरी रात लग गई। बहुत अच्छा काम किया दाओ शू। हम दोनों कंप्यूटर स्क्रीन पर फुटेज देखने लगे। तूफान की वजह से वीडियो थोड़ा धुंधला था, लेकिन जब वो आदमी स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरा तब उसका सिलहूट साफ दिखाई दे गया। स्क्रीन पर उसकी लगभग लंबाई, शरीर की बनावट और चलने के तरीके को देखते ही मैंने अपने दिमाग में अब तक मिले सभी लोगों को एक एक करके मिलाना शुरू किया और कुछ ही सेकंड में एक नाम मेरे दिमाग में बिजली की तरह चमका। लिन रानहाई। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। यही कद, यही शरीर और यही चाल, वो वही था। लिन रानहाई, लिन शिया का छोटा भाई और बाई वेई का मामा। शाम को दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। बाई वेई अपना स्कूल बैग लेकर अंदर आई। जैसे ही उसने मुझे सोफे पर बैठे देखा, वो तुरंत खुश होकर तेजी से मेरे पास आ गई। गुनान, अब कैसी तबीयत है? सिर तो नहीं चकरा रहा? मैं बहुत पहले ठीक हो चुका हूं। बुखार भी उतर गया। चिंता मत करो। ये सुनकर अच्छा लगा। मैं पूरे दिन स्कूल में बस यही सोचती रही कि तुम घर पर अकेले हो और तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम दोनों कुछ देर तक सोफे पर एक दूसरे के सहारे बैठे उस शांत पल का आनंद लेते रहे। फिर मैंने अपनी मुस्कान समेट ली, उसकी आंखों में देखा और कहा, बाई वेई, मुझे अगले 2 दिनों के लिए बाहर एक ज़रूरी काम से जाना होगा। 2 दिन? लेकिन तुम्हारा शरीर तो अभी अभी ठीक हुआ है। कुछ नहीं होगा, बस कुछ निजी काम हैं जिन्हें मुझे खुद जाकर निपटाना है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। इन 2 दिनों तुम घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। ठीक है, मैं घर पर तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, लेकिन तुम भी बाहर अपना ध्यान रखना। शनिवार सुबह ठीक 9 बजे आसमान काले बादलों से ढका हुआ था। कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गरजते बादलों की आवाज़ से डरने वाली बाई वेई उस समय कंबल में लिपटी सोफे पर बैठी थी, लेकिन मैं उस समय शहर के बाहरी इलाके में मौजूद एक अधूरी सुनसान इमारत के अंदर पहुंच चुका था। मैंने मास्क पहन रखा था और वॉइस चेंजर का इस्तेमाल कर रहा था। मेरे सामने एक लड़का खड़ा था जिसकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी और दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधे हुए थे। उसका नाम लिन हाई था। पिछले कुछ दिनों से मैं गुप्त रूप से उसी की जांच कर रहा था। उसे हर सुबह जॉगिंग करने की आदत थी और मैंने उसी मौके का फ़ायदा उठाकर उसे यहाँ ले आया था। पिछली ज़िंदगी में एक जासूस होने के नाते मुझे हमेशा कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ता था, लेकिन अब सच तक जितनी जल्दी हो सके पहुँचने के लिए मुझे कुछ अलग तरीके अपनाने ही पड़ रहे थे। तुम क्या करने वाले हो? मेरे परिवार के पास पैसे नहीं हैं, बस मुझे छोड़ दो। मैं बिल्कुल, अगर मुझे पैसे ही चाहिए होते तो तुम्हें बांधने का क्या फ़ायदा था? अब सवाल मैं पूछूंगा, और याद रखना, मैं तुम्हें यहाँ तक लाया हूँ, इसका मतलब तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ पता है, इसलिए चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैंने एक ठंडी कांच की बोतल उसके गले से हल्के से लगा दी। अंधेरा, डर और गले पर ठंडी चीज़ का एहसास होते ही वो बुरी तरह कांपने लगा। जो पूछना है पूछो, मुझे जो भी पता होगा मैं सब बता दूंगा। अच्छी तरह सोचकर जवाब देना। आधे महीने पहले उस बारिश वाली शुक्रवार की रात तुमने क्या किया था? मैंने जानबूझकर कोई निश्चित समय नहीं बताया ताकि उस पर मानसिक दबाव बढ़े। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो घबराकर याद करने लगा और हकलाते हुए बोला कि उसने उस दोपहर एक लड़की के साथ मिलने का प्लान बनाया था और शाम तक घर पर बैठकर होमवर्क कर रहा था। अगर मैं तुम्हारे चेहरे पर कोई निशान बना दूं तो तुम्हारा चेहरा हमेशा के लिए बदल जाएगा, है ना? नहीं, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। मैं उस दोपहर एक लड़की से मिला था, लेकिन रात में मैं बाहर गया था। किस लिए? एक लड़की का पीछा करने। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर छोड़कर तूफान में सिर्फ एक लड़की का पीछा करने निकल गए? मुझे यकीन करने की कोई वजह दो, ये सच है। मेरी बहन ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। लिन रानहाई की बड़ी बहन लिन शिया थी, जो बाई चैंगफेंग की मौजूदा पत्नी थी। मैंने तुरंत उसकी उंगली के निशान से उसका फ़ोन अनलॉक किया और उस दिन की चैट हिस्ट्री देखने लगा। जैसा मैंने सोचा था, चैट में साफ लिखा था कि लिन शिया ने लिन हाई से कहा था कि वो उस लड़की को घर पर छोड़कर तुरंत नीचे जाए और बाई वेई के उनके घर से निकलने के बाद उसका पीछा करे। इससे पहले मैं समझ नहीं पा रहा था कि लिन हाई अपनी साथ वाली लड़की को छोड़कर किसी और का पीछा करने जैसी अजीब हरकत क्यों करेगा, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया था। चैट हिस्ट्री से यह भी पता चला कि उसने बाई वेई का पीछा करते हुए मेरे अपार्टमेंट तक पहुंचने तक उसका पीछा किया था। जब लिन शिया को पता चला कि बाई वेई एक लड़के के घर के अंदर चली गई है, तो उसने उसे कुछ मिनट इंतज़ार करने को कहा और जब बाई वेई बाहर नहीं निकली तो उसे वापस लौट जाने का आदेश दे दिया।
यानी मेरी पिछली जिंदगी की उस तूफानी रात लिन रानहाई की निगरानी उसी पल खत्म हो गई थी जब बाई वेई ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी थी। लेकिन अगर लिन हाई सिर्फ पीछा कर रहा था और उसका हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, तो फिर पिछली जिंदगी में बाई वेई की मौत आखिर हुई कैसे? पिछली जिंदगी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जोड़कर देखने पर पता चला कि बाई वेई के शरीर पर संघर्ष या मारपीट के कोई साफ निशान नहीं थे। इसका मतलब उस पर जबरदस्ती हमला नहीं किया गया था। हत्या का हथियार वही फ्रूट नाइफ था जिसे बाई वेई अपने साथ लाई थी। सबसे ज्यादा संभावना यही थी कि बाद में लिन शिया की मुलाकात बाई वेई से हुई। दोनों के बीच बहस हुई और अपने पति की पहली पत्नी की बेटी के प्रति लिन शिया की नफरत और बेहद ज्यादा अधिकार जताने वाली मानसिकता के कारण बात इतनी बढ़ गई कि गुस्से में अपराध हो गया। यहां तक सोचने के बाद भी मेरे पास निर्णायक सबूत नहीं था, लेकिन सच की रूपरेखा लगभग पूरी तरह सामने आ चुकी थी। कम से कम लिन हाई वाली कड़ी यहीं खत्म हो गई थी। पीछे मुड़कर मत देखना, वरना अंजाम जानते हो। माफी मिल जाने जैसा महसूस करते हुए लिन रानहाई रेंगता और लड़खड़ाता हुआ उस अधूरी इमारत से भाग गया। मैं अकेला उस इमारत की छत पर चला गया और ठंडी बारिश को अपने ऊपर बरसने दिया। उस ठंडे पानी ने बहुत जल्दी मेरा दिमाग साफ कर दिया। मेरे पुनर्जन्म का मकसद दो था। पहला, असली कातिल को ढूंढना, और दूसरा, बाई वेई की जान बचाना। अब बाई वेई मेरे घर में सुरक्षित रह रही थी, और जब तक मैं भविष्य में उसकी मुलाकात लिन शिया से होने से रोक दूंगा, तब तक पिछली जिंदगी वाला खतरा दोबारा नहीं आएगा। जहां तक असली कातिल की बात थी, मेरा शक अब सिर्फ लिन शिया पर रह गया था, लेकिन मेरे पास अभी भी कोई सीधा सबूत नहीं था। नतीजे के हिसाब से मैं पहले ही बाई वेई की किस्मत बदलने में सफल हो चुका था। लेकिन अगर असली कातिल कोई और हुआ तो? तभी अचानक आसमान में बिजली जोर से चमकी और उसकी रोशनी ने पूरे इलाके को एक पल के लिए जगमगा दिया। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और चारों तरफ अजीब रोशनियां और परछाइयां घूमने लगीं। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि बाई वेई किसी तरह मेरे पास थी। नहीं, वो खड़ी नहीं थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। फिर से वही सपना। मैं हैरानी से उस दृश्य को देखता रह गया। इस समय मेरे सामने मौजूद बाई वेई बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने अपनी पिछली जिंदगी में एक जासूस रहते हुए सपनों में देखी थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह हल्की सी, लगभग न दिखाई देने वाली मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए गहरी दया भी झलक रही थी। वो बिना कुछ कहे बस चुपचाप मुझे देख रही थी। उसे फिर से अपने सामने देखकर एक पल के लिए मुझे लगा जैसे मैं दोबारा समय में पीछे लौट आया हूं। मैंने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई और पाया कि मैं पुलिस स्टेशन की छत पर नहीं, बल्कि अपने ही घर के दरवाजे के बाहर खड़ा था। तभी मैंने देखा कि एक लड़की पूरी तरह बारिश में भीगी हुई धीरे धीरे मेरी ओर चली आ रही थी। उसके बालों से पानी की बूंदें फिसलकर उसकी गर्दन और कपड़ों के अंदर जा रही थीं। वो अपने दोनों हाथों को सीने से लगाए धीरे धीरे मेरे दरवाजे तक आ पहुंची। मैं ठीक उसके बगल में खड़ा था, और हैरानी की बात यह थी कि पिछली जिंदगी वाली बाई वेई मुझे बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी। मैं उलझन में अपने पास हवा में तैर रही बाई वेई की आत्मा की ओर देखने लगा। उसने बिना कोई भाव दिखाए मेरी तरफ देखा और फिर अपनी पिछली जिंदगी वाली खुद की ओर नजरें घुमा ली। मैं भी उसकी नज़र का पीछा करते हुए फिर से उस बारिश में भीगी बाई वेई को देखने लगा। वो दरवाजे के सामने खड़ी रही, लेकिन तुरंत घंटी नहीं बजाई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबी हो। काफ़ी देर बाद उसने धीरे धीरे हाथ उठाया, लेकिन घंटी को छूने से ठीक पहले रुक गई। वो फिर से झिझकी, गहरी सांस ली और आखिरकार हिम्मत जुटाकर डोरबेल दबा दी। घंटी बजते ही उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया, खुद को फिर से बाहों में समेट लिया और शर्म व घबराहट से चुपचाप खड़ी रही। थोड़ी ही देर बाद दरवाज़ा मेरी पिछली जिंदगी वाले मेरे ही रूप ने खोला। पहली बार मैं खुद को किसी तीसरे व्यक्ति की नज़र से देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना था या कुछ और, लेकिन इतना तय था कि न मेरा पुराना रूप मुझे देख सकता था और न ही बाई वेई। मैंने ज़्यादा सोचना छोड़ दिया और बस चुपचाप सब कुछ देखने लगा। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा मुझे याद था। बाई वेई ने रात भर रुकने की बात कही थी, लेकिन उस समय मैं बहुत छोटा था और माँ पापा की डांट से डरता था, इसलिए मैं इतनी भीगी हुई लड़की को अपने घर में रखने की हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे लगा उसके पास घर जाने के पैसे नहीं होंगे, इसलिए मैंने उसे घर छोड़ने की पेशकश की और छाता लेने के लिए अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ा, बाई वेई के चेहरे का भाव बदल गया। उसने चुपचाप पीछे मुड़कर वहां से जाना ही बेहतर समझा। यह देखकर मैं अपने पुराने रूप को छाता ढूंढने के लिए छोड़कर तुरंत उसके पीछे चल पड़ा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता था कि उस समय मैं क्या कर रहा था। लेकिन उस रात मेरे दरवाजे के बाहर बाई वेई के साथ क्या हुआ था, यह मुझे बिल्कुल नहीं पता था। चाहे यह सिर्फ एक सपना ही क्यों ना हो, मैं देखना चाहता था कि उस रात उसके साथ आखिर क्या हुआ था। कुछ दूर जाकर मैंने उसे देखा। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए। वो नहीं चाहती थी कि मैं उसके परिवार की हालत के बारे में जानूं, इसलिए उसने मुझे उसे घर छोड़ने नहीं दिया। लेकिन मेरी मदद ठुकराने के बाद वो जाती भी तो कहाँ? इतना बड़ा आसमान, इतनी बड़ी दुनिया, लेकिन उसके लिए कहीं भी जगह नहीं थी। उसकी माँ, उसके पिता और वे तीनों घर जिन्हें वो अपना समझती थी, किसी ने भी उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। खोई हुई सी वो चलते चलते एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने पहुंच गई। तभी उसके पेट से भूख की आवाज़ आई। उसे याद आया कि उसने दोपहर से कुछ नहीं खाया था। उसने अपनी जेब में बचे आखिरी पैसे निकाले और एक ब्रेड तथा दूध का एक कप खरीदकर अपना रात का खाना बना लिया। दुकान के कर्मचारी ने देखा कि वो पूरी तरह भीग चुकी थी, इसलिए उसने तुरंत उसे एक तौलिया दिया ताकि वो खुद को सुखा सके। जब वो जाने लगी तो उसने मुस्कुराते हुए एक छाता भी उसके हाथ में थमा दिया। अगली बार आओ तो बस इसे वापस कर देना। बारिश बहुत तेज है। इतनी देर तक भीगना किसी लड़की की सेहत के लिए ठीक नहीं होता। बाई वेई उसकी इस मेहरबानी को मना नहीं कर सकी और चुपचाप छाता ले लिया। उसने छाता खोला और जाने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र एक परिचित चेहरे पर पड़ी। उसने देखा कि येसी को 3 गुंडों ने घेर रखा था और वे उसे बेरहमी से पीट रहे थे। कुछ पल झिझकने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और उनकी तरफ बढ़ गई। बस करो, अगर तुम लोग इसे और परेशान करोगे तो मैं पुलिस बुला लूंगी। उसने घबराकर अपना फ़ोन निकालना चाहा, लेकिन तभी उसे याद आया कि घर से निकलने से पहले उसकी माँ उसका फ़ोन तोड़ चुकी थी। उसे अपनी खाली जेबें टटोलते देख वे तीनों गुंडे हंस पड़े। लगता है बाहर निकलते वक्त अपना फ़ोन लाना भूल गई हो। कोई बात नहीं सुंदर लड़की, हम इसे छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी जगह तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जैसे ही वे तीनों बाई वेई के करीब पहुंचने वाले थे, तभी येसी, जो अब तक बिना एक शब्द बोले और बिना जरा भी विरोध किए चुपचाप मार खा रहा था, अचानक पूरी ताकत लगाकर उठ खड़ा हुआ और बाई वेई के सामने आकर खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। अब भागना चाहती हो? बहुत देर हो चुकी है, इसे पकड़ लो। जैसे ही वे बाई वेई को पकड़ने के लिए बढ़े, हमेशा हर बात सह लेने वाला येसी अचानक पागलों की तरह टूट पड़ा। ज्यादा बोलने वाला इंसान गुस्से में आ जाए तो उतना डरावना नहीं लगता, लेकिन जो हमेशा चुप रहता हो, अगर वही अपनी सारी हदें पार कर दें तो वो सबसे खौफनाक होता है। येसी किसी पागल कुत्ते की तरह तीनों पर झपट पड़ा। वो उनकी लातें और घूंसे सहता रहा, लेकिन अपने शरीर के हर हिस्से से पूरी ताकत लगाकर पलटवार करता रहा। उसने एक गुंडे की बांह इतनी जोर से काट ली कि वो दर्द से चीखता हुआ पीछे हट गया। फिर वो दूसरे गुंडे पर टूट पड़ा और उसकी बांह को पूरी ताकत से दांतों में जकड़ लिया। चाहे वे उसे कितना भी मारते रहें, उसने दांत नहीं छोड़े। ऐसा लग रहा था मानो उसकी बांह का मांस ही नोच डालेगा। आखिर वो गुंडा दर्द से घुटनों के बल गिरकर रहम की भीख मांगने लगा। तब जाकर येसी ने उसे छोड़ा। अपने दोनों साथियों की ऐसी हालत देखकर सरगना भी डर गया। क्रूर लोग निर्दयी लोगों से डरते हैं और निर्दयी लोग उनसे डरते हैं जिन्हें अपनी जान की भी परवाह न हो। ये लड़का पागल है। वे कुछ धमकियां देकर घबराकर वहां से भाग गए। मुझे पता था कि उन तीनों के पास चाकू थे, लेकिन वे सिर्फ डराने के लिए उन्हें साथ रखते थे। किसी की सच में जान लेने की उनमें हिम्मत नहीं थी। ये सी की वहशीपन ने उन्हें पूरी तरह डरा दिया था। तभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि पिछली जिंदगी में स्कूल में मैंने ये सी के शरीर पर जो चोटें देखी थीं, वे सचमुच बाई वेई की रक्षा करते समय लगी थीं। तीनों गुंडों के भाग जाने के बाद पूरी तरह थक चुका, ये सी बारिश की परवाह किए बिना कीचड़ में गिर पड़ा। तुम ठीक हो? हम क्लासमेट हैं। इतना औपचारिक होने की ज़रूरत नहीं। तुमने भी अभी मेरी रक्षा की है, इसलिए अब हम बराबर हैं। बाई वेई ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ हाथ बढ़ाया ताकि उसे उठा सके। येसी ने उसकी ओर बढ़ा हुआ हाथ देखा, फिर अपने कीचड़ से सने हाथों को देखा और उसका हाथ पकड़ने की बजाय खुद ही ज़मीन से उठ खड़ा हुआ। वह पास पड़े कूड़ेदान के पास गया, वहां से अपना बिखरा हुआ स्कूल बैग उठाया, अंदर की जिप खोली और यह देखकर राहत की सांस ली कि अंदर रखा साफ रुमाल अभी भी सुरक्षित था। तुम्हारा छाता टूट चुका है, मेरा छाता ले लो, लेकिन यह सामने वाली कन्वीनियंस स्टोर का है। काम हो जाए तो इसे वापस कर देना। अगर मैं ये छाता ले लूं तो तुम क्या करोगी? कोई बात नहीं, मेरा थोड़ी देर बारिश में भीगने का मन है, मुझे छाते की ज़रूरत नहीं। समझदार येसी ने तुरंत महसूस कर लिया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्या यह तुम्हारे परिवार की बात है? यह समझकर कि मामला उसके परिवार से जुड़ा है, उसने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो बाई वेई का छाता लेकर उसे बारिश में अकेला छोड़ने को भी तैयार नहीं था। तभी बाई वेई ने बिना कुछ कहे छाता उसके हाथ में थमा दिया और खुद सीधे घनघोर बारिश में चली गई। कुछ ही पलों में उसका शरीर बारिश की काली चादर में ओझल हो गया। बेबस होकर येसी के पास वो छाता लेकर घर लौटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। तभी मुझे समझ आया कि घटनास्थल पर वो कन्वीनियंस स्टोर वाला छाता क्यों नहीं मिला था, क्योंकि वो तो बाई वेई येसी को दे चुकी थी।
बारिश में मैंने बाई वेई को बिना किसी मंजिल के आगे चलते हुए देखा, लेकिन उसके अलावा एक और परछाई भी थी, लिन रानहाई। वो आसपास लगे सभी कैमरों से बचते हुए सावधानी से बारिश में आगे बढ़ रहा था और चुपचाप बाई वेई का पीछा कर रहा था। क्योंकि मैं पहले ही लिन हाई से पूछताछ कर चुका था और जानता था कि वही उसका पीछा कर रहा था, इसलिए मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। इस समय मेरी सबसे बड़ी जिज्ञासा ये थी कि उस रात घटनास्थल पर आखिर हुआ क्या था। मैंने अपने पास हवा में तैर रही खामोश बाई वेई की आत्मा की ओर देखा और हम दोनों साथ मिलकर उस पिछली जिंदगी वाली बाई वेई के पीछे पीछे चल पड़े, जो किसी खोई हुई आत्मा की तरह बिना दिशा के आगे बढ़ती जा रही थी। ठंडी बारिश ने उसे पूरी तरह भिगो दिया था, लेकिन मानो उसे अब किसी चीज़ का एहसास ही नहीं रह गया था। बिना जाने कब वो पुराने शहर के उस इलाके में पहुंच गई जहां एक भी सर्विलांस कैमरा नहीं था। आखिरकार वो बिना किसी मंजिल के चलते चलते एक जर्जर बारिश शेल्टर के नीचे जाकर रुक गई और सामने बरसती बारिश को खाली निगाहों से देखने लगी। मैं उसी समय हवा में तैर रही बाई वेई की आत्मा के साथ खड़ा होकर यह सब किसी सर्वज्ञ दर्शक की तरह देख रहा था। मैंने देखा कि लिन रानहाई अंधेरे में छिपा हुआ अपने फ़ोन पर तेजी से कुछ टाइप कर रहा था। बिना देखे ही मैं समझ गया कि वो बाई वेई की लोकेशन लिन शिया को भेज रहा था। ऐसा लग रहा था कि लिन शिया भी जल्द ही यहाँ पहुँचने वाली है। मेरे मन में पहले से ही उस टकराव की तस्वीर बनने लगी थी जो अब होने वाला था। तभी उस बारिश में अपनी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाले कई लोग एक एक करके वहाँ से गुजरे। मैंने देखा कि जियांग यान पास के पार्किंग शेड में सिगरेट पी रहा था। फिर उसे एक फ़ोन आया। उसने आराम से अपनी जेब में कुछ रखा और वहाँ से चला गया। सचमुच वहाँ कोई दूसरा चाकू नहीं छोड़ा गया था। एक बेघर आदमी वहाँ से गुजरा। एक डिलीवरी बॉय जल्दी जल्दी निकल गया और वही रेनकोट पहने विकृत पड़ोसी चुपके से एक एडल्ट शॉप में घुसा, कुछ छोटी मोटी चीज़ें खरीदी और जल्दी से वहाँ से निकल गया। लोग आते जाते रहे, लेकिन बारिश से बचने वाले उस शेल्टर के नीचे खड़ी बाई वेई लकड़ी की मूर्ति की तरह बिल्कुल स्थिर खड़ी रही, मानो उसकी आत्मा ही खो चुकी हो। आसमान इतना बड़ा था, दुनिया इतनी विशाल थी, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जाए तो कहाँ जाए। और जब इंसान को अपनी मंजिल ही न पता हो तो उसके कदम भी आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं कितना समय बीत गया, तभी पास में रेनकोट पहने एक छोटी सी आकृति दिखाई दी। वो ज़्यादा लंबी नहीं थी, बल्कि कद काठी से थोड़ी नाजुक लग रही थी। बाई वेई अभी भी खोई हुई थी कि वो आकृति उसके सामने आकर रुक गई। उसके सामने आते ही हल्की सी रोशनी भी ढक गई, इसलिए बाई वेई ने तुरंत सिर उठाकर उसकी ओर देखा। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मैंने तो सोचा था कि लिन रानहाई ने लिन शिया को बुलाया होगा, लेकिन यहाँ आने वाली इंसान बाई वेई की सौतेली बहन बाई याशी थी, जो बाई चैंगफैंग और लिन शिया की बेटी थी। ये कैसे हो सकता है? मेरा दिमाग सवालों से भर गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी छोटी लड़की इस घटना की जगह पर दिखाई देगी, लेकिन अगले ही पल उसके बारे में कई बातें मेरे दिमाग में घूम गईं। बाई याशी बेहद होशियार थी। उसने कई क्लासें छोड़कर पढ़ाई की थी और उसकी पढ़ाई हमेशा बेहतरीन रही थी। इसका मतलब था कि उसकी सोच अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा परिपक्व थी। मैंने सिर्फ उसकी कम उम्र की वजह से उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी माँ की तरफ से काम किया था और लिन रानहाई को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन क्या इतनी छोटी लड़की सच में बाई वेई के साथ ऐसी भिड़ंत कर सकती थी कि बात मौत तक पहुंच जाए? मुझे पहले से पता था। आज तुम्हारी हालत देखकर साफ था कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी। बाई वेई जानती थी कि उसकी यह सौतेली बहन कभी खुलकर उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करती थी, लेकिन वो यह भी अच्छी तरह जानती थी कि बचपन से ही वो उसे कभी पसंद नहीं करती थी। फिर भी चाहे वो उससे कितनी भी नफरत करती हो, सिर्फ यह बात कहने के लिए आधी रात की बारिश में उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आना सामान्य बात नहीं थी। तुम आधी रात को इतनी दूर सिर्फ यह कहने आई हो? बिल्कुल नहीं। मैं कुछ बातें साफ करने आई हूँ। आगे से हमारे घर मत आना। मैं और मेरी माँ तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम्हारी अपनी माँ है, फिर भी तुम मेरे परिवार के साथ क्यों जुड़ना चाहती हो? बाई याशी की आंखों में उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहरी नफरत दिखाई दे रही थी। सिर्फ इतना कहने के लिए तुम्हें आधी रात में यहाँ आने की जरूरत थी? कुछ बातें आमने सामने ही कही जाती हैं और कुछ चीजें सबूत के तौर पर छोड़नी पड़ती हैं, ताकि बाद में तुम अपनी बात से मुकर न सको। इतना कहकर बाई याशी ने अपनी जेब से एक वाटरप्रूफ बैग निकाला। मुझे पता है कि अब तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। इसमें 1000 युआन हैं, इन्हें रख लो और इस रिश्ता ख़त्म करने वाले एग्रीमेंट पर साइन कर दो। आज के बाद हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं रहेगा। तभी मुझे पूरी बात समझ में आ गई। बाई वेई की बेबसी का फ़ायदा उठाकर बाई याशी पैसों के बदले उससे यह बेवकूफ़ी भरा समझौता साइन करवाना चाहती थी, ताकि भविष्य में उसका उनसे कोई रिश्ता न रहे। इसी वजह से उसने लिन रानहाई से उसका पीछा करवाया था, ताकि यह पक्का हो सके कि बाई वेई के पास सचमुच वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है।
बाई याशी के हाथ में पकड़े उस एग्रीमेंट को देखकर बाई वेई के चेहरे पर कड़वी और बेबस मुस्कान उभर आई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वो पहले ही अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर में पहुंच चुकी होगी, तब उसकी अपनी सौतेली बहन भी उसे और नीचे धकेलने आ जाएगी। जब दुख अपनी हद पार कर जाता है, तब इंसान का दिल सुन्न हो जाता है। उस पल बाई वेई को न उस 1000 युआन की परवाह थी और न किसी और चीज़ की। उसे सिर्फ अपनी बची हुई आखिरी इज्जत की चिंता थी। मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। बाई वेई, अब भी भ्रम में मत रहो। क्या तुम्हें अब तक कुछ समझ नहीं आया? क्या समझूं? यही कि पापा को तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं है। वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। आज का मौसम देखो, इतनी तेज बारिश में जब तुम हमारे घर से निकली थी, तब उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए एक शब्द तक नहीं कहा। जानती हो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उनके दिल में बेटी के रूप में तुम्हारे लिए कोई जगह ही नहीं है। बाई याशी के ये ठंडे शब्द जहरीली बर्फ के नुकीले टुकड़ों की तरह बाई वेई के पहले से टूटे हुए दिल में गहराई तक उतर गए। उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। यह वाक्य उसकी माँ की बीमारी के दिनों में भी अनगिनत बार उसके दिल को जहरीले सांप की तरह डस चुका था। लेकिन आज, इस तूफानी रात में, जब पूरी दुनिया उसे छोड़ चुकी थी और उसकी अपनी सगी सौतेली बहन एक विजेता की तरह क्रूर मुस्कान के साथ वही बात दोहरा रही थी, तब बाई वेई के अंदर वो आखिरी सहारा भी पूरी तरह टूट गया जो अब तक उसे संभाले हुए था। उसकी माँ द्वारा ठुकराए जाने की ठंडक, कहीं भी जाने की जगह न होने की बेबसी, अपने पिता की बेरुखी की चुभन और टूटते हुए दिल की आवाज़, ये सब घने कोहरे की तरह एक साथ उस पर टूट पड़ा। असल में बाई वेई इन सभी सच्चाइयों को समझती थी, लेकिन इस टूटे हुए परिवार के लिए उसके दिल में अब भी एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी। अपने पिता से मिलने की जिद उसी बुझती हुई उम्मीद की आखिरी किरण थी जो उसकी आत्मा की गहराइयों में अब तक बुझने से इनकार कर रही थी। लेकिन बाई याशी के शब्द और वह निर्दयी रिश्ता तोड़ने वाला एग्रीमेंट उस आखिरी रोशनी को भी बेरहमी से ठंडी, कीचड़ भरी हकीकत में दबा देने वाले हाथों की तरह थे। बाई वेई के चेहरे पर जमी कड़वी मुस्कान वहीं ठहर गई। उसने न बहस की, न अपनी सफाई दी। उस समय हर शब्द उसे बेकार और हास्यास्पद लग रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बहुत तेजी से ठंडा पड़ रहा है। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसके दिल को कसकर जकड़ लिया हो और सैकड़ों सांपों जैसी सुन्न कर देने वाली ठंड पूरे शरीर में फैल गई हो। उसे सहारा देने वाली आखिरी ताकत भी उससे छिन गई। उसने बाई याशी के चेहरे की ओर देखा, जो चालाकी से भरा था और कुछ हद तक उनके पिता से मिलता जुलता भी था। उसकी अपनी आंखें अब डरावनी हद तक खाली हो चुकी थीं। पैसे और एग्रीमेंट वापस ले जाओ, मैं इस पर साइन नहीं करूंगी। उसकी आवाज़ में अब ज़रा भी विरोध नहीं था, सिर्फ शब्दों से परे थकान थी। अब साइन करे या न करे, इससे क्या फ़र्क पड़ता था? उसके दिल का वो कोना जहां अब तक पिता नाम की आखिरी गर्माहट बची थी, इस ठंडी बारिश की तरह पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी। उसका दिल सचमुच मर चुका था। बाई वेई, इतनी बेशर्म मत बनो। यह देखकर कि बाई वेई अब भी झुकने को तैयार नहीं थी, बाई याशी गुस्से से भर उठी। तभी एक ठंडी चमक लहराई। बाई वेई ने अपनी जेब से एक ठंडा फ्रूट नाइफ निकाल लिया, वही चाकू जिसे वो अपनी माँ के घर से अपनी सुरक्षा के लिए साथ लाई थी। यह देखकर सिर्फ बाई याशी ही नहीं, बल्कि अंधेरे में छिपा लिन रानहाई भी हैरानी से सांस रोक बैठा। तुम क्या करना चाहती हो? डरो मत, मैं इस एग्रीमेंट पर साइन नहीं करूंगी। अगर तुम सचमुच रिश्ता ख़त्म करना चाहती हो तो मुझे यहीं मार डालो। बाई वेई के हाथ में चाकू और उसके मुंह से निकले ये निराशा भरे शब्द सुनकर बाई याशी जड़ हो गई, लेकिन सुरक्षा के लिए उसने तुरंत बाई वेई के हाथ से चाकू छीन लिया। कम से कम अब चाकू उसके हाथ में था। अपनी बहन को चाकू लेते देख बाई वेई ने बस आंखें बंद कर लीं और दोनों हाथ फैला दिए, मानो जो होना है उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। लेकिन आखिर बाई याशी अभी सिर्फ एक छोटी लड़की ही थी। उसमें सचमुच किसी की जान लेने की हिम्मत नहीं थी। कुछ सेकंड बीत गए। जब बाई याशी ने कोई हरकत नहीं की तो बाई वेई ने धीरे से आंखें खोलीं और उसके होठों पर ठंडी फीकी मुस्कान उभर आई। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं होगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर बाई वेई मुड़ी और वहां से चल दी। अपनी बहन के साथ बिताया हर एक पल उसे अपने पिता की बेरहमी की याद दिला रहा था। वो बस अपनी इस बेबस हरकत से अपनी जिद्दी बहन को उकसा रही थी। बाई याशी ने चाकू को कसकर पकड़ रखा था। बाई वेई के जाते हुए कदम और जाते जाते उसके चेहरे की वो ठंडी मुस्कान उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। वो तो एक बेघर बेसहारा लड़की थी, फिर भी वो उस पर मुस्कुरा क्यों रही थी? क्यों? उसके दिल में बिना वजह का गुस्सा भड़क उठा। चाकू हाथ में लिए वो तेजी से बाई वेई के पीछे दौड़ी। कुछ ही देर में दोनों उस अंधेरे कोने में पहुंच गए जहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी नहीं पहुंचती थी। बाई वेई, रुक जाओ! लेकिन बाई वेई ने उसकी आवाज़ पूरी तरह अनसुनी कर दी। इससे बाई याशी और भी गुस्से में आ गई।
वो दौड़कर उसके पास पहुंची, उसके कपड़े पकड़कर जोर से अपनी ओर घुमा लिया। उस जोरदार खींच से बाई वेई की भीगी हुई शर्ट अस्त व्यस्त हो गई। घनघोर अंधेरे और बारिश के बीच बाई वेई ने अपनी गुस्से से भरी बहन की ओर बिना किसी भाव के देखा। अगले ही पल उसने अचानक हाथ बढ़ाकर बाई याशी की उस कलाई को पकड़ लिया जिसमें चाकू था और उसकी धार अपने ही गले पर टिकाकर दबा दी। फैसला कर लिया? अगर कर लिया है तो कर दो। ठंडी बारिश की बूंदें बाई याशी के हाथ पर गिर रही थीं और चाकू की धार से फिसलती जा रही थीं। बाई वेई की बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसकी कलाई पर कस गईं और उसने उसकी पकड़ के साथ चाकू को अपने नाजुक गले पर और जोर से दबा दिया। जिन आंखों में कभी अनगिनत भाव हुआ करते थे, उनमें अब सिर्फ मौत बची थी। वे पूरी तरह खाली और बेजान थीं, मानो अंतिम फैसले का इंतजार कर रही हों। मुझे मजबूर मत करो, मैं तुम्हें सिर्फ एक चुनाव दे रही हूं। अगर फैसला नहीं कर सकती तो घर चली जाओ, बारिश बहुत तेज है। बाई वेई के ये लगभग परवाह भरे शब्द बाई याशी के कानों में सबसे बड़े ताने की तरह लगे। वह बाई वेई की बेइज्जती और उसके टूटकर झुक जाने का दृश्य देखना चाहती थी, लेकिन उसके सामने खड़ी थी एक ऐसी लड़की जो पूरी तरह शांत थी, और यही शांति उसे भीतर तक खाए जा रही थी। ठीक उसी समय जब असहनीय मानसिक दबाव के कारण बाई याशी लगभग टूटने वाली थी और उसके हाथ से चाकू फिसलने ही वाला था, तभी बारिश के अंधेरे से एक काली परछाई बिजली की तरह बाहर निकली। वो लिन रानहाई था। वह पूरे समय अंधेरे में छिपा हुआ सब कुछ देख रहा था। रोशनी बहुत कम होने की वजह से उसे सिर्फ इतना दिखाई दिया कि कोई चाकू किसी के गले पर रखा हुआ है। डर के मारे उसने यही समझा कि बाई वेई उसकी प्यारी भांजी बाई याशी को जान से मारने की धमकी दे रही है। बिना एक पल सोचे लिन रानहाई किसी घिरे हुए जंगली कुत्ते की तरह उन दोनों की तरफ टूट पड़ा। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, चाकू छीनना और बाई याक्सी को वहां से खींच कर ले जाना। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अचानक झपटना वही आखिरी धक्का बन जाएगा जो सब कुछ खत्म कर देगा। बाई याक्सी पहले ही टूटने की कगार पर थी। अचानक सामने आई उस परछाई को देखकर वो जोर से चीख पड़ी और सहज रूप से पूरी ताकत लगाकर बाई वेई की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाने लगी। उसी पल जैसे ही वो परछाई सामने आई, बाई वेई ने भी स्वाभाविक रूप से अपनी रक्षा करने की प्रतिक्रिया दी। जैसे ही बाई याक्सी ने जोर से अपना हाथ झटका, बारिश से भीगी जमीन की वजह से संतुलन बिगड़ गया और खुद को संभालने के लिए बाई वेई लगभग अनजाने में उसकी तरफ झुक गई। और उसी पल एक जानलेवा घटनाओं की कड़ी शुरू हो गई। अत्यधिक डर में बाई याक्सी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। उसने सहज रूप से अपने हाथ अंदर की ओर खींचे ताकि किसी चीज को पकड़ सके, लेकिन उसके एक हाथ में अभी भी चाकू था। दूसरी तरफ संतुलन खो चुके बाई वेई ने पूरी ताकत से उसी हाथ को पकड़ लिया जिसमें चाकू था। अगले ही पल तीनों की ताकत एक साथ टकरा गई और तेज फ्रूट नाइफ ने अंधेरे में एक बेहद छोटा सा घुमाव बनाया। मांस चीरने की आवाज मूसलाधार बारिश ने पूरी तरह निगल ली। समय जैसे उसी पल थम गया। आखिरकार लिन हाई का हाथ उस कलाई तक पहुंच गया जिसमें चाकू था। उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि वो सफल हो गया है। बाई याक्सी की आंखें पूरी तरह खुली रह गईं और उसका शरीर जड़ हो गया। लेकिन दोनों के बीच बाई वेई हल्का सा कांप उठी। पहले उसे सिर्फ एक पल के लिए ठंडी सी चुभन महसूस हुई। उसने उलझन में नीचे देखा, लेकिन अगले ही पल वो ठंडक तेज जलन में बदल गई जो उसके गले से पूरे शरीर में फैलने लगी। गर्म खून तेजी से उसके ठंडे भीगे हुए कपड़ों में फैल गया। उसकी आंखों की उलझन अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी कि उनमें उससे भी गहरा, पूरी तरह खालीपन उतर आया। उसने दर्द की एक भी आवाज नहीं निकाली। उसके शरीर की सारी ताकत ज्वार उतरने की तरह खत्म होती गई और वो ढीला पड़कर पीछे की ओर गिर गई। उसका शरीर जोर से बारिश से भीगी जमीन पर जा गिरा। पानी के छींटे और तेजी से फैलता गहरा लाल खून एक दूसरे में मिल गए। उसकी आंखें अंतहीन अंधेरे की तरफ देखती रहीं। फिर वे लिन हाई के डर से विकृत चेहरे पर ठहरीं। उसके बाद बाई याक्सी के खूनहीन सफ़ेद पड़े चेहरे पर गईं और आखिरकार उनमें बची हुई आखिरी रोशनी भी हमेशा के लिए बुझ गई। लिन हाई स्तब्ध होकर उस चाकू को देखता रह गया जिसे उसने अभी अभी पकड़ लिया था। उसकी धार से ताज़ा लाल खून टपक रहा था। फिर उसने खून के तालाब में पड़े बाई वेई को देखा और उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या उसके अचानक झपटने से बाई याक्सी का हाथ हिल गया और बाई वेई घायल हुई, या फिर उसके पहुंचने से पहले ही बाई वेई का गला कट चुका था। बहुत बड़ा डर उसके पूरे शरीर पर छा गया। उसी समय बाई याक्सी के मन में भी यही सवाल था। उसे भी समझ नहीं आया कि उस वार का जिम्मेदार कौन था, लेकिन वो जानती थी कि अब यह हत्या का मामला बन चुका था। उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और खून से सना फ्रूट नाइफ पानी भरे गड्ढे में गिर पड़ा। वो लड़खड़ा कर पीछे हट गई। उसके चेहरे पर आंसू और बारिश एक साथ बह रहे थे और अब उसमें सिर्फ आदिम डर बचा था। लिन हाई बारिश में भीगी मूर्ति की तरह वहीं खड़ा रह गया। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था।
वो तो सिर्फ याक्सी को वहाँ से हटाना चाहता था, लेकिन अब एक इंसान मर चुका था। तभी दोनों को किसी राहगीर के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। अभी तक डरी हुई बाई याक्सी का चेहरा अचानक बदल गया। उसने झट से हत्या में इस्तेमाल हुआ चाकू उठा लिया और लिन हाई को पकड़कर बिना पीछे देखे वहां से भाग गई। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा। ठंडी बारिश में निश्चल पड़े बाई वेई को देखकर मेरा दिल इतना दर्द कर रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मैं उसके पास जाना चाहता था, लेकिन मेरे बगल में तैर रहे बाई वेई की आत्मा ने मुझे रोक लिया। मैंने उसकी नज़र का पीछा किया। वो उन दोनों के भागने की दिशा में देख रहा था। तभी मैं समझ गया कि वो क्या चाहता है। अब मैं सिर्फ एक दर्शक था। मुझे सच्चाई का और हिस्सा देखना था। यह भी जानना था कि उन दोनों ने पुलिस की जांच से खुद को कैसे बचाया। मैंने अपने दिल का दर्द दबाया और बाई याक्सी और बाकी लोगों के पीछे चल पड़ा। दोनों भागते भागते एक और सुनसान जगह पर जाकर रुके। लिन हाई घबरा कर बोला, अब क्या करें? हम बर्बाद हो गए। ये बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर पुलिस ने पूछा तो क्या कहेंगे? बाई याक्सी ने गहरी सांस लेकर कहा, घबराओ मत। बारिश बहुत तेज़ है और यहाँ कोई सर्विलांस कैमरा नहीं है। हम बच जाएंगे। फिर उसने पूछा, अंकल, आज जिस लड़की से मिलने वाले थे, क्या वो अभी भी तुम्हारे घर पर है? लिन हाई बोला, लेकिन मैं तो उसे डेट भी नहीं कर रहा। बाई याक्सी ने तुरंत कहा, तो अब कर लो। बस मान लो कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और उससे अपना एलिबाई बनवा लो। पुलिस भी यह नहीं मानेगी कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को घर पर छोड़कर ऐसी लड़की को मारने निकल पड़े जिससे तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं था। तुम्हारे व्यवहार, हत्या के मकसद और मौके तीनों में तुम एक भी शर्त पर संदिग्ध नहीं बनते। लिन हाई ने घबराकर पूछा, लेकिन अगर पुलिस ने खास तौर पर मेरी पूरी जांच शुरू कर दी तो? रास्ते में मेरे निशान तो जरूर मिलेंगे। बाई याक्सी ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें मुझसे भी कम समझ है? पुलिस इतनी कम संभावना वाले इंसान को अपना मुख्य संदिग्ध कभी नहीं बनाएगी। और अगर पुलिस को यह भी पता चल जाए कि तुम उस रात घर से बाहर गए थे, तो क्या? हत्या का हथियार कहां से आया? ये चाकू तो बाई वेई खुद अपने साथ लाई थी। किसे पता था कि वो अपने पास चाकू रखेगी? बस इसी एक बात पर अड़े रहना कि हथियार उसी का था। इस एक ऐसी बात का जवाब पुलिस के पास कभी नहीं होगा, इसलिए वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बाई याशी की बातें सुनकर मेरी रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। इस लड़की की समझ उसकी उम्र से कहीं आगे थी और उसका धैर्य डरावनी हद तक शांत था। उसकी कुछ ही बातों ने घबराए हुए लिन रानहाई को तुरंत शांत कर दिया। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम्हारी बिल्डिंग की लिफ्ट में कैमरा लगा है। अगर उसमें तुम रिकॉर्ड हो गई तो क्या करोगी? मैं नीचे आते समय लिफ्ट से नहीं आई थी। मैं बिना अपने माता पिता को बताए निकली थी, इसलिए जानबूझकर सीढ़ियों से आई ताकि कैमरे में रिकॉर्ड न हो। वापस जाते समय भी सीढ़ियों से ही जाऊंगी। तब लिफ्ट में सिर्फ दोपहर में मेरे लौटने का रिकॉर्ड रहेगा। ये सुनते ही मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। अब समझ आया कि पिछली जिंदगी की जांच के दौरान बाई परिवार के किसी भी सदस्य के घर से बाहर निकलने का कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं मिला था। बाई याशी ने कैमरों से बचने के लिए जो सावधानी बरती थी, वही पुलिस की नज़र से बच निकलने की सबसे बड़ी वजह बन गई। अगर उसने पहले से हत्या की योजना नहीं बनाई थी तो कैमरों से बचने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर उसने हत्या की योजना बनाई थी तो हथियार पीड़िता अपने साथ क्यों लाई थी? यही दो एक दूसरे के बिल्कुल उलट तर्क, साथ में उस बलात्कार की झूठी गवाही जो कभी हुई ही नहीं, असली अपराधियों का घटनास्थल से भाग जाना और मूसलाधार बारिश द्वारा सारे सबूत मिटा दिए जाना, इन सब ने मिलकर पुलिस की पूरी जांच को पूरी तरह उलझा दिया था। यही मेरी पिछली जिंदगी के उस अनसुलझे कोल्ड केस की पूरी सच्चाई थी। इस हादसे के दोनों लापरवाह जिम्मेदार लोगों के पास अपने अपने अलीबाई थे। दोनों में से किसी ने पहले से हत्या की योजना नहीं बनाई थी और न ही कोई हथियार तैयार किया था। आसमान से बरसते उस तूफान की आड़ में संयोगों से भरा यह मामला लगभग एक परफेक्ट क्राइम बन गया था। उन दोनों को दूर जाते हुए देख मेरे दिल में सिर्फ गहरा दुख बचा था। असली हत्यारा कौन था, लिन हाई या बाई याशी? इसका कोई निश्चित जवाब नहीं था, लेकिन सच तो यह था कि उनके कुछ करने से पहले ही बाई वेई मर चुकी थी। उसे वास्तव में जिस चीज़ ने मारा था वो था उसका टूटा हुआ परिवार, उसका बेरहम पिता और उसकी पागल हो चुकी माँ। मैं अपराध बोध में डूबा यही सब सोच रहा था कि तभी एक छोटी सी बर्फ जैसी ठंडी हथेली ने धीरे से मेरे गाल को छुआ। उस ठंडे स्पर्श को महसूस करके मैंने हैरानी से सिर घुमाया और देखा कि बाई वेई की आत्मा हवा में तैरती हुई मुझे बेहद कोमल और स्नेह भरी नज़रों से देख रही थी। यहीं सब खत्म कर दो। आखिरकार उसने बोलना शुरू किया। 10 साल बाद उसकी वही परिचित आवाज़ एक बार फिर मेरे कानों तक पहुंची, लेकिन इस बार उसमें दिल तोड़ देने वाली उदासी घुली हुई थी। क्या मैं अभी सपना देख रहा हूं, या मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि उसने अपनी उंगली धीरे से मेरे होंठों पर रख दी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ अब बीत चुका है। क्या सचमुच बस इतना ही? तुमने वो जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली जो तुम्हारी थी ही नहीं।
तुमने वो अपराध बोध ढोया जो तुम्हें कभी नहीं उठाना चाहिए था। मैं हर दिन तुम्हें देखता रहा हूं। 10 साल तक तुम्हें इसी जुनून में खुद को यातना देते देखा है। अब इसे यहीं खत्म कर दो। जिस सच्चाई की तुम्हें तलाश थी वो तुम्हें मिल चुकी है। अब सच का कोई मतलब नहीं बचा, क्योंकि उस चाकू के गिरने से पहले ही मेरा दिल मर चुका था। मेरा दिल कसकर सिकुड़ गया। उसी पल मुझे पहली बार उसके उस समय के मन की हालत पूरी तरह समझ आ गई। जब दुख अपनी हद पार कर जाता है तब इंसान का दिल सचमुच मर जाता है। जब पूरी दुनिया उसे छोड़ चुकी थी तब उसके लिए उसके शरीर का जिंदा रहना भी कोई मायने नहीं रखता था। उस रात लगा वह घाव उसके लिए मौत नहीं बल्कि मुक्ति था। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं उसे अपने घर में रोक न पाने की वजह से इस पूरी त्रासदी को 10 साल तक अपने गले का फंदा बना लूंगा और खुद को हमेशा अपराध बोध और पछतावे में बांधे रखूंगा। सब छोड़ दो, तभी मैं भी शांति से जा सकूंगा। यह अपराध बोध तुम्हारा नहीं है, तुम्हें इसे ढोने की जरूरत नहीं। वर्तमान को संजो कर रखो, वो अब भी तुम्हारे घर लौटने का इंतजार कर रही है। सिर्फ पुरानी यादों के पीछे भागते भागते उस इंसान को मत खो देना जिसे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके ये शब्द सुनते ही मेरा पूरा शरीर कांप उठा। हाँ, मैं सचमुच अतीत के जुनून में जी रहा था। सच जानने के लिए मैं कानून की सीमा तक पार करने को तैयार हो गया था। अगर मैं इसी रास्ते पर चलता रहा तो एक दिन सचमुच वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैंने अपने सामने तैरती उस धुंधली आकृति की ओर देखा। मैं नहीं जानता था कि यह सचमुच आत्माओं की मुलाकात थी या मेरे अपने अवचेतन ने मुझे बचाने के लिए रचा हुआ एक सपना। लेकिन वो सच हो या सपना, मुझे उसे एक वादा देना ही था ताकि वो चैन से जा सके। अब मैं समझ गया हूँ, ये सब यहीं ख़त्म होता है। तुम चिंता मत करो। अब मैं अतीत में नहीं जीऊँगा। मेरी बात सुनकर बाई वेई के चेहरे पर आखिरकार दिल से निकली हुई सुकून भरी मुस्कान आ गई। अगले ही पल हमारे चारों तरफ बरसती ठंडी बारिश धीरे धीरे मुड़ने लगी और फिर सब कुछ धुंध की तरह गायब हो गया। जब मेरी आंख खुली तब अगली सुबह हो चुकी थी। बारिश कब की थम चुकी थी और धुले हुए आसमान में चमकता हुआ सूरज ऊंचा निकल आया था। एक गहरी नींद के बाद जैसे ही मेरी आंख खुली, मुझे लगा कि मेरे दिल पर छाया सारा अंधेरा पूरी तरह मिट चुका है। बारिश थम चुकी थी, आसमान बिल्कुल साफ था और चारों तरफ की हर चीज़ पहले से कहीं ज़्यादा साफ और चमकदार दिखाई दे रही थी। मैंने चारों ओर नज़र दौड़ाई तो पाया कि मैं अब भी पिछली रात वाली उसी अधूरी इमारत की छत पर लेटा हुआ था। मेरे आसपास जगह जगह बारिश का पानी जमा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मेरे कपड़े काफ़ी हद तक सूख चुके थे। मुझे समझ नहीं आया कि छत पर चलती हवा ने उन्हें सुखाया था या फिर यह किसी अनजानी घटना का असर था। मैं उठकर खड़ा हो गया और दूर धूप में नहाए पूरे शहर को देखने लगा। वो सपना था या हकीकत, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पिछली रात के उस अजीब लेकिन सच्चाई से भरे सपने ने मेरी पिछली जिंदगी की हर उलझन को पूरी तरह साफ कर दिया था। बाई वेई की मौत न तो महज एक संयोग थी और न ही पहले से तय किस्मत। वह उसके टूटे हुए परिवार, अनगिनत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं और सालों से जमा होती निराशा का परिणाम थी, जिसने मिलकर उस त्रासदी को जन्म दिया था। लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, मैं उस अंजाम को दोबारा कभी नहीं होने दूंगा। जब मैं घर लौटा तो पूरा घर बिल्कुल शांत था। मैं धीरे धीरे कदम रखता हुआ लिविंग रूम में पहुंचा और देखा कि बाई वेई एक पतले कंबल में लिपटी सोफे पर सिकुड़कर गहरी नींद में सो रही थी। पिछली रात लगातार गरज और बारिश होती रही थी। तूफान से डरने वाली बाई वेई आरामदायक गेस्ट रूम में नहीं गई थी, बल्कि पूरी रात लिविंग रूम के सोफे पर ही सिकुड़कर लेटी रही थी। शायद वो मेरे घर लौटने का इंतजार करते करते वहीं सो गई थी। उसके शांत सोए हुए चेहरे और उस मासूम भरोसे को देखकर मेरे होंठों पर अनायास एक हल्की मुस्कान आ गई। मैं धीरे से उसके पास गया, उसके ऊपर से खिसक चुका कंबल फिर से ठीक करके उसे ओढ़ा दिया और उसके बाद अपने कमरे में चला गया। मैं पूरी रात बारिश में भीगता रहा था, इसलिए सबसे पहले मैंने गर्म पानी से नहाकर अपने शरीर की सारी ठंड दूर की। कपड़े बदलकर जब मैं फिर से लिविंग रूम में लौटा तब भी बाई वेई गहरी नींद में सो रही थी। शायद मेरी चिंता करते करते वो बहुत देर रात तक जागती रही थी। उसे इतनी सुकून भरी नींद में सोते देखकर मेरा मन नहीं हुआ कि उसे जगाऊं। जो बीत गया वो अब बीत चुका था। आज से मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे सामने सांस लेती हुई इस जिंदा लड़की के लिए होगी।